क्या पढ़ लिया था कल अपन ने? चलो सुना दो, देखे एक बार पुराना ना। बीकानेर के पुराने नाम क्या क्या थे? जांगल देश और राती घाटी। बीकानेर में कौन सा वंश था? बीकानेर में राठौड़ों का संस्थापक कौन था? कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? कौन से काका के साथ? कौन से भाई के साथ? कहां पे राजा घोषित किया गया था? बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? कौन से त्योहार के दिन की गई? इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? जोधपुर के कौन से राजा पर अटैक किया था? क्या लेने के लिए किया था? कोडम देसर में कौन सा मंदिर बनवाया? बीकानेर में कौन सा बनवाया? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? लूणकरण को ऐसा कौन कहता है? उसने कौन सी झील बनवाई थी? किसके आशीर्वाद से बना था? नागौर के कौन से राजा को हराता है? जैसलमेर के कौन से राजा को हराता है? कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? दोषी युद्ध में किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? अभी मीरा कहाँ का नवाब था? कामरान ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? जैत के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था? राती घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसमें किसकी जीत हुई थी? किसकी? जैत से। कामरान किसका भाई था? उसने पहले कहां पे कब्जा किया था? आवाज बढ़ाई कि तुमने? मैं बढ़ा मत, कम ही रख ले। अच्छा, और इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब से मिलती है? राव जैत सिंह छंद किसने लिखी थी? बिठू सुजान ने। कल्याणमल के दरबार का विद्वान कौन था? सदाशिव भट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? ये किताब क्या जानकारियां देती है हमें? राय सिंह को कितने का मनसबदार बनाया गया था? वह सिरोही जालौर के कौन से राजाओं को पक्ष में लेके आया था? उसने कठौली के युद्ध में किसको हराया था और किसको मार दिया था? अकबर ने कितने परगने दिए? जहांगीर ने कितने का मनसब दिया? कहां की जिम्मेदारी सौंपी? किसके विद्रोह के दौरान? उसने कौन सा किला बनवाया था? जूनागढ़ किसकी देखरेख में बना था? उसमें राय सिंह खुद कहां पोस्टेड था? उसे राजपुताने का क्या कहा जाता है? कारण कौन कहता है उसे? मुंशी देवी प्रसाद। उसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। अच्छा, जय सोम ने किस पर किताब लिखी थी? करमचंद पर। इस किताब में राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र। जूनागढ़ किले में कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? जयता। किसने लिखी थी? जयदेव। पृथ्वीराज राठौड़ किसका छोटा भाई था? किसके दरबार में रहता था? अकबर ने कौन सा किला दिया था? वहां बैठ के उसने कौन कौन सी किताबें लिखी? वैली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दशरथ वराउत और दसम भागवतरा दुआ। वैली कृष्ण रुक्मणी कौन सी भाषा में लिखी हुई है? वो कौन सी शैली में लिखी हुई है? कौन कहता वो 5वां वेद और 19वां पुराण है? किसने उसमें 10,000 घोड़ों का बल बताया था? पृथ्वीराज राठौड़ को कौन कहता है कि वो डिंगल का होरेस था? एलपी तैसीतोरी कहाँ का रहने वाला था? कौन सी रियासत में काम किया था? उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में। और उसने 2 किताबें कौन कौन सी लिखी थी? पहाड़ी एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न। जांगलदर बादशाह की उपाधि किसने धारण की? ऐसा कौन सी किताब के राजस्थानी अनुवाद में शोक सप्तती किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्ण सिंह ने खुद ने कौन सी बुक लिखी थी? साहित्य कल्पद्रुम। और आपके वो जो गंगाधर मैथिल था उसकी किताबों के नाम बताओ। माही मराठीब की उपाधि किसको मिली थी? अनूप सिंह को क्या जीतने के कारण मिली थी? किसके द्वारा दी गई थी? दक्षिण भारत से मूर्तियां लेके आए तो उनके लिए कौन सा मंदिर बनवाया? उसमें गणेश जी की कौन सी मूर्ति लगी हुई है? इसमें गणेश जी किस पर सवार है? वहां से संस्कृत पुस्तकें लेके आए तो उनको कहां पे रखवाया? उस सरस्वती भंडार पुस्तकालय को आजकल अपने क्या कहते हैं? किसके संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था? उसने खुद ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और ये अनुपोदय क्या है? कौन सी संस्कृत की किताबों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था उसने? शोक कारिका, वैताल 25 और ये गीता का अनुवाद करने वाला कौन था? बहाव भट्ट की किताबों के नाम बताओ। अनूप संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर थी उसकी किताबें। उदय चंद्र की बुक का नाम बताओ। पांडित्य दर्पण। अनंत भट्ट की बुक का नाम बताओ। क्या नाम था? अच्छा, बटनेर पर कब्जा कौन करता है? सूरज सिंह किस साल कब्जा करता है? उस दिन कौन सा वार था? इसलिए बटनेर का नाम बदलकर। उसने चूरू पर आक्रमण कब किया? उस समय चूरू का सामंत कौन था? चूरू के किले से कैसे गोले चलाए गए थे? अंग्रेजों के साथ संधि कब कर लेता है? मराठों के सेनापति के रूप में किसने आक्रमण किया था? जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? राजस्थान में कहाँ कहाँ अटैक किए थे? राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम क्या था? कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? देशनों का करणी माता। कौन सा?
किसने बनवाया था? सूरज सिंह। किसने बनवाया था? सूरज सिंह ने बनवाया था। अच्छा, राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच का अंतिम युद्ध कौन सा था? बासनबीर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? रतन सिंह और गज सिंह। इसमें किसकी जीत हुई? रतन सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया था? रतन बिहारी मंदिर कौन से संप्रदाय का है? उसने कहां पर कन्यावध पर रोक लगाई थी? किस साल लगाई थी? उसका दरबारी विद्वान कौन था? दयालदास ने कौन सी बुक लिखी थी? बीकानेर राठौड़ी ख्यात कहां से कहां तक की जानकारी देती है? छपनिया अकाल किस साल पड़ा था? गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? उसने चीन में कौन सा विद्रोह दबाया था? उस समय उसको क्या उपाधि मिली थी? उसने कौन सी सभा की स्थापना की थी? उसकी ऊंटों की सेना क्या कहलाती है? गंगा रिसाला ने कौन कौन से विश्व युद्ध में भाग लिया था? उसने कौन से विश्वविद्यालय के लिए रुपए धन दिए थे? बीएचयू के लिए किसको रुपए दिए गए थे? बीएचयू किस साल बनाया गया था? 1916। कब बनाया गया था? कौन से शांति सम्मेलन में भाग लिया था? पेरिस शांति सम्मेलन कब बुलाया गया था? वहां से लौटते समय उसने कौन सा नोट लिखकर भेजा था? उसमें उसने भारत के लिए क्या मांग की थी? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा बनाया गया था? चैम्सफोर्ड। गंगा सिंह उसमें क्या बनाया गया था? वो कौन सी नहर लेके आया था, इसलिए उसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? उसका इंजीनियर कौन था? उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? शिवपुरी हेड पर किसके द्वारा किया गया था? उसने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उसने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या लिखवाया था? उसने कौन सा एक महल बनवाया था? उसने कौन कौन से मंदिरों का वर्तमान स्वरूप दिया था? इतना ही पढ़ा? लिखो किशनगढ़ का इतिहास। हाँ बोलो। कल क्या बताया था? हाँ, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये मर गए थे 43 में, मर गए ना? लिखो किशनगढ़। लिखो किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर किशनगढ़। किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर किशनगढ़। पहला राजा लिखो किशन सिंह। मारवाड़ में हमने एक राजा पढ़ा था, मोटा राजा उदय सिंह पढ़ा था। ये मोटा राजा उदय सिंह का बेटा है। जैसे जोधा का बेटा बिक्का कहां चला गया था? बीकानेर। वैसे मोटा राजा उदय सिंह का बेटा किशन सिंह जाके नया रियासत कौन सी बसा देता है? किशनगढ़। देख लो, यह है मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ मोटा राजा उदय सिंह ऑफ मारवाड़। यह है मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ मोटा राजा उदय सिंह ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ मोटा राजा उदय सिंह ऑफ मारवाड़। 1609 में उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था जहांगीर। मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल में मारवाड़ से अलग हो जाता है और एक नई रियासत बना लेता है। कौन सी बना लेता है? जहांगीर ने मान्यता दे दी। उसने कहा ठीक है भाई, आज के बाद तो मारवाड़ के साथ नहीं, मारवाड़ से क्या है अलग। तो कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में? जैसे शाहपुरा रियासत कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में बनी? किसके टाइम में? शाहजहां। ये किसके टाइम में बन रही है? लिखो 1609 ईस्वी में, इन 1609 एडी। 1609 ईस्वी में, इन 1609 एडी, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। इसने किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड राठौड़ स्टेट इन किशनगढ़। इसने किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड राठौड़ स्टेट इन किशनगढ़। किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला लिखो रूप सिंह। अगला कौन है? रूप सिंह। इसने किशनगढ़ में एक नया किला बनाया था। रूप सिंह ने किला बनाया, इसलिए किले का नाम हो गया रूपनगढ़। क्या नाम हो गया?
लिख लो। इसने रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रूपनगढ़ फोर्ट। इसने रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रूपनगढ़ फोर्ट। रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रूपनगढ़ फोर्ट। एक युद्ध बताया था मैंने बीच में, सामूगढ़, याद है आपको? कि सामूगढ़ युद्ध के बाद में औरंगजेब क्या बन गया था? मुगल बादशाह। तो सामूगढ़ युद्ध में राजस्थान वाले सारे राजा किसकी तरफ से लड़ रहे थे? दारा। और एक औरंगजेब का समर्थन कौन कर रहा था? राज सिंह। तो उसमें दारा की तरफ से लड़ रहा था, लड़ते हुए मारा गया। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? देखो, सामूगढ़ युद्ध में, इन बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ युद्ध में, इन बैटल ऑफ सामूगढ़। 1658 का युद्ध है ना, कोष्टक में लिख लेना बोले, 1658 ईस्वी। 16 सामूगढ़ के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सामूगढ़, यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग फ्रॉम दाराज साइड। यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग फ्रॉम दाराज साइड। टाइम पीरियड लिख लेना भले इसका, 43 से 58। यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग फ्रॉम दाराज साइड। किसकी तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था? दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन कौन मारा गया था? रूप सिंह। अगला राजा लिखो, राज सिंह। मुगलों में बादशाह के मरते उत्तराधिकार संघर्ष होता। शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उसमें कौन जीता? औरंगजेब। औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के बेटों के बीच में हो गया। औरंगजेब के बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसमें भी इसने भाग लिया था। उसमें ये साथ देता है मुअज्जम का। किसका साथ देता है? जो आगे चल के बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। किस नाम से बनता है? बताया था बीच में मैंने, बहादुर शाह प्रथम तो पढ़ाई था हमने। बारी समझौता किसके खिलाफ हुआ था बताओ देखे? वही बहादुर शाह प्रथम। उसका वास्तव में नाम क्या था? मुअज्जम। ये बादशाह बनते तब अपने नाम अलग रख लिया गए, तो बादशाह बना तब उसने अपना नाम क्या रख लिया था? बहादुर शाह प्रथम। लिख लो। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इसने मुअज्जम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड मुअज्जम। क्वेश्चन लिखना, बहादुर शाह प्रथम। इसने मुअज्जम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड मुअज्जम। इसने मुअज्जम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड मुअज्जम। इसने मुअज्जम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड मुअज्जम। किसका साथ दिया था? मुअज्जम। राइटर था बहुत अच्छा, इसने किताबें लिखी थी। लिखो पुस्तकें। एक बुक थी इसकी बाहुविलास। एक बुक थी इसकी रस पाए। कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखे? बाहुविलास और रस पाए। कोई पूछेगा बाहुविलास और रस पाए नामक पुस्तकें किशनगढ़ के कौन से राजा ने लिखी थी? कौन से राजा ने लिखी थी? क्या क्या नाम बताओ दे किताबों के? बाहुविलास और रस पाए किसकी किताब है? राज सिंह। दरबारी विद्वान लिखो। वृंद। और वृंद की बुक का नाम लिखो, सत्य स्वरूप। वृंद। वृंद की बुक का नाम क्या है? सत्य स्वरूप। अच्छा बताओ, वृंद किसके दरबार में है? राज सिंह। राज सिंह ने कौन से संघर्ष में भाग लिया था? मुगल उत्तराधिकार। तो अब मान लो इस किताब से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी मिलेगी, तो आपको पूछेगी वृंद ने सत्य स्वरूप में किसकी जानकारी दी है? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की। लिख लो। इस पुस्तक से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इस पुस्तक से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इस पुस्तक से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। एक लिखो, सूरध्वज। एक कौन है? सूरध्वज।
ये चित्रकार था, लिख लो, ये है प्रमुख चित्रकार था। ही वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। ये है प्रमुख चित्रकार था। ही वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। कोई पूछेगा सूरध्वज नामक चित्रकार कौन से राजा के दरबार में था? राज सिंह। कौन से राजा के? राज। तो वरिंद ने कौन सी बुक लिखी? सत्य स्वरूप। और पेंटर कौन था? सूरध्वज। लिख लो, ये है एक प्रमुख चित्रकार था। ही वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। अगला राजा लिखो, सावंत सिंह। क्या नाम है? सावंत। ये वल्लभ संप्रदाय को मानता था। कल मैंने वल्लभ संप्रदाय का नाम लिया था। तो बोला, वल्लभ संप्रदाय वाले कौन से भगवान जी को मानते हैं? कौन से भगवान जी को? तो ये वल्लभ संप्रदाय को मानता था, इसलिए इसने खुद का नाम बदल के रख लिया था नागरी दास। क्या कर लिया? मैं नागर का दास हूं। नागर भगवान कृष्ण को कहते हैं। मैं नागर का दास हूं, इसलिए अपना नाम क्या रख लिया इसने? कौन से संप्रदाय के कारण? देखो, यह है वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ वल्लभ सेक्ट। 1700 कर दिया, 1700 कर। यह है वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ वल्लभ सेक्ट। यह है वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ही वॉज डिसाइपल ऑफ वल्लभ सेक्ट। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। अतः इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। सो ही चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। अतः इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। सो ही चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। अतः इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। नागर भगवान कृष्ण को कहते हैं ना। तो चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। अतः इसने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? नागरी दास। राइटर था बहुत अच्छा। लिखो पुस्तकें। मनोरथ मंजरी। देह दशा। रसिक रत्नावली। इन तीनों किताबों को बाद में एक साथ हम बोलते हैं नागर समुच्चय। भाई इसका नाम नागरीदास रख लिया। समुच्चय का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंपाइल करना चीजों को। एक साथ हम इनको नागर समुच्चय बोल देते हैं। कौन कौन सी किताबें नाम बोलो देखिए। मनोरथ मंजरी, देह दशा, रसिक रत्नावली। क्या क्या नाम है? मनोरथ मंजरी, देह दशा, रसिक रत्नावली। एक साथ क्या बोलते हैं इनको? तो सिंपल आपसे भी पूछ लेगा नागर समुच्चय किसने लिखा, तो हम बता ही देंगे नागरीदास ने लिखी नागर समुच्चय। पर कोई ये पूछ ले कि भाई मनोरथ मंजरी, देह दशा, रसिक रत्नावली किसने लिखी, तो याद रहेगा सावंत सिंह भी याद रख सकते हो। क्या याद रखोगे? नागरीदास। इसके गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। क्या नाम था? सारे दिन बन ठन के रहती थी, इसलिए नाम हो गया बनी ठनी। क्या नाम हो गया उसका? तो आप इसको विष्णुप्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बनी ठनी। वो भी भगवान कृष्ण की भक्त थी। वो भी बहुत अच्छी राइटर थी। वो भी अपनी कविताएं विताएं लिखती रहती। पर वो कविताएं लिखती तब अपना नाम न तो विष्णुप्रिया लिखती ना बनी ठनी लिखती। कविताओं में अपना नाम लिखा करती थी रसिक बिहारी। क्या लिखती? तो कोई पूछेगा रसिक बिहारी नाम से कविताएं कौन लिखती थी? विष्णुप्रिया। या उसे और किस नाम से जाना जाता है? बनी ठनी। वो किसकी प्रेमिका थी? सावंत सिंह या? लिखो, इसकी प्रेमिका रसिक बिहारी, हिज बिलव्ड रसिक, या विष्णुप्रिया लिखो। इसकी प्रेमिका विष्णुप्रिया, हिज बिलव्ड विष्णुप्रिया, कोष्टक में बनी ठनी लिखना। इसकी प्रेमिका विष्णुप्रिया, हिज बिलव्ड विष्णुप्रिया, कोष्टक में बनी ठनी लिख लेना। रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ रसिक बिहारी। यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ रसिक बिहारी। रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ रसिक बिहारी। रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ रसिक बिहारी। क्या लिखती, किस नाम से लिखती थी?
तो आपको रसिक बिहारी पूछे, बनी ठणी पूछे, विष्णु प्रिया पूछे, मतलब एक ही तीनों का जान जाओगे कौन सी राजा की प्रेमिका थी? सावन सिंह। सावन सिंह यहाँ राज्य में झगड़े वगड़े होने लग गए थे, बेटे लड़ने लग गए थे भाई वगैरह इसके, तो लास्ट में अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चला गया था। कहाँ चला गया था? मरने दो रे, दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना तो है नहीं। तो अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था राजा ने? लिख लो, इसने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। He spent his last time at वृंदावन। इसने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। He spent his last time at वृंदावन। अंतिम समय कहां बिताया था? वृंदावन। तो भगवान का नाम लेना वहीं बैठ के ले लेंगे। लिखो कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। टाइम पीरियड बोलो देखे। 1798 से 1800। दोबारा बोलो। लिख लो, जो लिखा जाए वो लिख लो खुद। अब मेरे को नहीं पता, भूल गया। सारी बातें लिखवानी जरूरी है क्या? क्या लिखोगे बताओ देखे। देख लो, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इंटेलिजेंट हो गया यार आप तो। He concluded treaty with Britishers in 1880। 1800। हाँ, वही है रूप सिंह राठौड़ की हवेली। तब मैंने बताया था ना किशनगढ़ के राजा की हवेली थी। शाबाश, वेरी गुड। बताया था हमने, औरंगजेब ने रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। मैं तब भी कहता हूँ रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ का राजा था, इसकी दिल्ली में हवेली थी, तो वहां पे नजरबंद कर देता था। वही है ये रूप सिंह। देख लिया। तो किशनगढ़ के कौन से राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी? तो किशनगढ़ की स्थापना करने वाला राजा कौन था? किशन सिंह। मारवाड़ के कौन से राजा का बेटा था? मोटा राजा उदय सिंह। रूपनगढ़ किसने बनाया? रूप सिंह। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? सामूगढ़। बाद में राज सिंह ने 2 किताबें कौन कौन सी लिखी? बाहु विलास और रस पाए। बोलो देखे। उसके दरबार में वृंद था, वृंद ने कौन सी लिखी? सत्य स्वरूप। उसमें कौन से संघर्ष की जानकारी है? मुगलोत्तराधिकार। उस मुगलोत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने किसका साथ दिया था? मुअज्जम। किसका साथ दिया? उसके दरबार में एक चित्रकार कौन था? सूर सिंह। वल्लभ संप्रदाय को मानने वाला राजा कौन था? सावन सिंह ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? कौन कौन सी किताबें लिखी? मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली और देह दशा। सम्मिलित रूप से हम इनको क्या कहते हैं? इसकी प्रेमिका का नाम क्या था? विष्णु प्रिया को और क्या कहते हैं? किस नाम से कविता लिखती थी? और अंतिम समय में राजा कहां चला गया था? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला किशनगढ़ का राजा कौन? 2 वंश हो गए, गोहिल हो गया और राठौड़। तीसरा लिखो। तो पहले सॉरी, आपने गोहिल और राठौड़ दोगे ना। तीसरा लिखो कछवाहा। हाँ है। तख्त नसीनी। तख्त का मतलब क्या होता है? कौन, किसने पूछा क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो। तख्त का मतलब क्या होता है? बैठने की जगह। नसीनी मतलब उस पर बैठना। जब गद्दी पर बैठे हो तख्त नसीनी। राजा सिंहासन पर बैठे, गद्दी जब राजा बने, मतलब कहने का मतलब ये। आसीन नहीं कहते, अपने नहीं कहते आसीन हो गया, वो फारसी में नसीनी है। अपने कहते सिंहासन, उधर वो हो गया तख्त। तो तख्त पर आसीन हुआ इसलिए क्या हो गया? तख्त नसीन। गद्दी नसीन, तख्त नसीन, कुछ ही बोल दो। अगला वंश कौन सा आ गया अपना? कछुआ। भगवान राम के बेटे वे कुश। कौन वे? कुश के जो वंशज वे वो वे कुशवाहा। कौन वंशज वे? अपने वालों से कुशवाहा बोला नहीं गया। कुशवाहा 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 करते करते क्या आ गए? कछवाहा। क्या हो गया? कछवा। फिर धीरे धीरे लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कच्छावा। इसलिए आप ये सरनेम खूब जगह देखो, कच्छावा। मेरे गांव में दादो सान वो जब नाम लेते हो कहते कछुआ। तो मैं बचपन में सुनता दादाजी से इन कहानियां, तो कहते जयपुर में कछुआ राज हो। मुझे लगता है कछुए कैसे राज करते होंगे। फिर समझ में आया कि नहीं, ये कछुआ नहीं है, क्या है? कच्छावा। ये कच्छावा नहीं है, क्या है? कछुआहा। ये कछुआहा नहीं है, वास्तव में क्या है? तो कछुआहा किसके वंशज माने जाते हैं? उसके वंशज, भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। भगवान राम रघुवंशी थे। आपने कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलिए, तो रघुवंशी थे, इसलिए कछुआओं के साथ में एक टाइटल जुड़ा, रघुवंश तिलक। क्या कहलाते हैं? कि भगवान राम रघुवंशी है, तो बाद में ये भी क्या कहलाए? रघुवंशी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रघुवंश तिलक। क्या कहलाए? तो कोई पूछेगा राजस्थान में कौन से राजवंश को रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता था?
ऐसा हमें अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। उस अभिलेख का नाम है आमिर। कौन सा अभिलेख है? क्योंकि इनकी राजधानी कौन सी थी कछवाहों की? आमिर। तो 1612 का एक आमिर अभिलेख है, और उस अभिलेख के अनुसार कछवाहों को क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। क्या कहा जाता है? रघुवंश। देखो, कछवाहा भगवान राम के वंशज हैं। कछवाहा आर डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। कछवाहा भगवान राम के वंशज हैं। कछवाहा आर डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड राम। कछवाहा भगवान राम के वंशज है। कछवाहा आर डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। लाइन चेंज करके लिखो, आमेर अभिलेख में, इन आमेर इंस्क्रिप्शन, कोष्टक में 1612 लिखना। आमेर अभिलेख में, इन आमेर इंस्क्रिप्शन, आमेर अभिलेख में, इन आमेर इंस्क्रिप्शन, कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहा जा रेफर्ड एज रघुवंश तिलक। कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहा जा रेफर्ड एज रघुवंश तिलक। कछवाहों को क्या कहा गया? रघुवंश तिलक। कोई पूछे राजस्थान का कौन सा राजवंश रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता था? कछवाहा। कौन सा? कछवाहा। तो बीच में यदि कभी कोई अखबार वगैरह आप ढंग से पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान देते हो, तो साल 1.5 साल पहले राम मंदिर वाला मामला चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, भाई भगवान राम का वंशज कौन है? आज है क्या कोई? तो ये जयपुर रॉयल फैमिली वालों का नाम है कि हमारा तो नाम ही क्या है? रघुवंशी तिलक, क्योंकि ये जयपुर वाला ही है। आमिर यही था अपने। अब इनकी कौन कौन सी रियासतें थी? जैसे हमने अलग अलग रियासतें पढ़ी, वैसे लिखो कछवाहा रियासत है, कछवाहा स्टेट्स। एक तो ये आमेर ही था, और आमेर का ही बाद में राजधानी चेंज हो गई, तो नाम क्या हो गया था? जयपुर। एक तो लिख लो आमेर या जयपुर। आमेर भी बोल सकते हैं आप इसको जयपुर, जैसे हम मेवाड़ को उदयपुर बोल दे, जैसे हम मारवाड़ को जोधपुर बोल दे। और एक बाद में इनसे अलग होके एक अलग स्टेट बना था, वो था अलवर। कौन सा स्टेट बना? तो 2 स्टेट लिख लो। कौन कौन से 2 स्टेट होगी बताओ देखे? एक तो आमेर, और दूसरा कौन सा हो गया? अलवर। एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले लिखो आमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आमेर। आमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आमेर। लिखो, एक लाइन तो लिखो अपने। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। पहला राजा लिखो भाई, दुल्हे राय। दुल्हे राय। एक्चुअल नेम लिखो तेजकरण, लिखो वास्तविक नाम तेजकरण। जैसे अपने पढ़ते हैं बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। वैसे इसका वास्तविक नाम क्या था? तेजकर। और कहते हैं भाई गोरा ज्यादा था। गोरा ज्यादा तो गांव में कहते हैं दौड़ियो। दौड़ा दौड़ा कहते हैं गोरे को। तो दौड़ा राय, दौड़ा राय, दौड़ा राय, दौड़ा राय करते करते थोड़ा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में क्या बना गए अपने? दुल्हे राय। तेज टपकता होगा चेहरे से इसके। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। एमपी में कौन सी जगह है? तो ये वास्तव में नरवर का रहने वाला था। 1137 की बात है। ये अपने दौसा में एक जगह है बंदीकुई, है ना, यहाँ पे चौहान हुआ करते। उन चौहानों का इसका ससुराल था। बंदीकुई में चौहान थे, पास में दौसा के अंदर बड़गुर्जर राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? बड़ उन बड़गुर्जरों की और इसके ससुराल वाले जो चौहान थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी। एक बार अपने ससुराल आया हुआ था, इसके ससुराल वाले जो चौहान थे उन्होंने कहा कि जवाई साहब, ये बड़गुर्जर हमें परेशान करते रहते हैं। अब जवाई को ससुराल वाले कोई काम कहे तो उसको लगा अपने करना ही चाहिए। ये गया दौसा गया, इसने बड़गुर्जरों को हराया और दौसा पर कब्जा कर लिया। तो राजस्थान में कछवाहों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा। कब स्थापित की हुई? 1137। कहां से आया था ये? नरवर। किसको हरा के कब्जा करता है? 1137 ईस्वी में, इन 1137 एडी। 1137 ईस्वी में, इन 1137 एडी इसने बड़गुर्जरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था। ही डिफीटेड इसने बड़गुर्जर राजपूतों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था। ही डिफीटेड बड़गुर्जर राजपूत एंड कैप्चर्ड दौसा। इसने बड़गुर्जर राजपूतों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था।
He defeated Bad Gurjar Rajputs and captured Dosa. बड़ गुर्जर राजपूतों को हराकर दोसा पर अधिकार कर लिया था। लाइन चेंज करके लिखना, स्टार लगा के लिखना, क्वेश्चन वही बनता अपना। अच्छा ना। दोसा कछवाहों की पहली राजधानी थी। दोसा वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछवाहाज। दोसा कछवाहों की पहली राजधानी थी। दोसा वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछवाहाज। दोसा कछवाहों की पहली राजधानी थी। थोड़ा साम्राज्य का विस्तार करता है, जयपुर साइड में आता है। इधर अपने एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन सी जगह? यहाँ रामगढ़ में मीणा हुआ करते थे, तो रामगढ़ के मीणाओं को हराता है और रामगढ़ पे कब्जा कर लेता है। तो रामगढ़ इनकी दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाता है। इनकी कुलदेवी का नाम है जमुआई माता। कौन सी माता जी है? तो रामगढ़ में कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? तो फिर लोगों ने पूछा भाई कौन सा रामगढ़? की जमुआई वाला रामगढ़। जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़ करते करते अब तो नाम ही क्या हो गया। बाकी इसका नाम जमुआ रामगढ़ नहीं, इसका नाम तो क्या था? रामगढ़। लेकिन कौन सी माता जी का मंदिर बना? जमुआई। जमुआई माता इनकी कौन सी देवी है? देख लो। इसने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured रामगढ़। इसने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured रामगढ़। इसने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured रामगढ़। मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया था। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। रामगढ़ कछवाहों की दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ वो सेकंड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। पहली कौन सी थी? दोसा। दूसरी कौन सी? रामगढ़। रामगढ़ कछवाहों की दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ वो सेकंड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। यहां पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। He built temple of his clan deity जमुआई माता here। यहां पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। He built temple of his clan deity जमुआई माता here। यहां पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। He built temple of his clan deity जमुआई माता here। यहां पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। बताओ गोहिलों की कुल देवी कौन? बाण माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन? नागणेची माता। कछवाहों की कुल देवी कौन? जमुआ। कौन सी माता जी? जमुआ। अगला राजा लिखो। काकिल देव। बारह सौ सात की बात है। ये थोड़ा साम्राज्य का और विस्तार करता है। मीणाओं को हराकर आमेर पर कब्जा करता है। कहां पर कब्जा करता है? और आमेर कछवाओं की बाद में कौन सी राजधानी होगी? तीसरी। और पहली कौन सी? दोसा। दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? किसको हरा के आमेर पे कब्जा किया? मीणाओं को। रामगढ़ पे भी किसको हरा कब्जा किया था? मीणाओं को। और उस दोसा पे किसको हरा के? बड़ गुर्जरों को। और आमेर में एक मंदिर बनवाता है अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर? बताओ कौन से भगवान जी का? शिव जी का। देखो 1207 ईस्वी में इन 1207 एडी। 1207 ईस्वी में 1207 एडी इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured आमेर। इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured आमेर। इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार किया था। He defeated मीणाज and captured आमेर। स्टार लगा के लिखो। यह कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। इट वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। यह कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। इट वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। इसने यहां पर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। He built अंबिकेश्वर टेम्पल हियर। इसने यहां पर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। He built अंबिकेश्वर टेम्पल हियर। इसने यहां पर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला राजा लिखो राजदेव। ये काकिल देव। अगला कौन हो गया? राजदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था। उस महल का नाम था कदमी। कौन सा महल बनवाया? और बाद में आमेर में रिवाज था कि आमेर में जब भी कोई राजा बनेगा तो उसका राज तिलक कहां पर किया जाएगा? जब आप कदमी महल में कदम रखोगे तब आपका क्या होगा? राज तिलक। लिख लो।
इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। He built कदमी पैलेस एट आमेर। इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। He built कदमी पैलेस एट आमेर। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। He built कदमी पैलेस एट आमेर। देखो, यहां आमेर के राजाओं का राजतलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। यहां आमेर के राजाओं का राजतलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। यहां आमेर के राजाओं का क्या किया जाता था? राजतलक। अगला राजा लिखो, बहरमल। जब तक बारमल राजा नहीं बना था ना, तब तक आमेर वालों की स्थिति ज्यादा कोई अच्छी थी नहीं। आमेर वाले मेवाड़ वालों को टैक्स दिया करते थे। किसके सामंत थे? मेवाड़। मेवाड़ वालों के सामंत थे, उनके अधीन आया करते थे। बारमल जब राजा बना तो इसके अपने भाइयों से और भतीजों से नहीं बन रही। और बारमल को लग रहा कि भतीजे और भाई कभी भी बारी पड़ सकते हैं अपने पे, अपने को हटा सकते हैं। तो अपने को यदि बचना है तो किसी मजबूत आदमी का साथ चाहिए। राजस्थान में मजबूत कौन? मेवाड़ का राणा। मेवाड़ की राजधानी कौन सी? उदयपुर। उदय सिंह जी राणा बन गए थे, तब तक उदयपुर राजधानी हुआ करती, या उदयपुर राजधानी बना रहे थे, चित्तौड़ उदयपुर मान लो। पर ये जानता था कि यार यदि कभी अपने भाइयों और भतीजों ने अपने को हटाया तो उदयपुर से हेल्प आने में टाइम लगेगा बहुत भयंकर। तब तक तो भाई भतीजे हटा देंगे। वो नजदीक का राजा यदि अपनी सहायता कर दे तो ठीक रहे, फिर भाई भतीजे भी डरे हुए रहेंगे कि हटाएंगे, नजदीक से कोई ना कोई आ जाएगा। नजदीक में पड़ता था आगरा। नजदीक में क्या था? जयपुर से आगरा नजदीक है, उदयपुर दूर है। आगरा तो ये पास में पड़ा। आगरा होगा आपका 250 किलोमीटर, उदयपुर पड़ा आपका 450 किलोमीटर। ये डबल का दूरी पड़ रही थी। तो आगरा में उस समय नया नया राजा बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है? तो इसको लगा अकबर यदि अपने को सहायता दे दे तो ठीक रहे। पर अकबर से मिले कैसे अपने? तो इधर अपने नारनौल पड़ता है, हरियाणा में नारनौल। नारनौल में मुगलों का एक गवर्नर हुआ करता, उसका नाम था अनिल कपूर। मजनू भाई नाम था उसका। क्या नाम था? मजनू खान। ये मजनू खान के पास गए, इसने मजनू खान कहा कि मजनू खान तू यदि अकबर से मिला दे तो यार ठीक रहे थोड़ा मेरे। मजनू खान इसको अकबर के पास लेके गया। यदि आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है कि पागल हाथी आपस में लड़ रहे हैं और बाकी जो जनता खड़ी हो भाग रही है, भाई पागल हाथी कहीं पैरों के बीच में ना ले ले, अपने बीच में ना ले ले। पर एक बंदा उन पागल हाथियों के बीच में घुसता है और उनको साइड में करता है। वो बंदा भारमल है। अकबर ऊपर खड़ा खड़ा पूछता है कि ये इन पागल हाथियों के बीच में घुस गए, पागल कौन है रे? और वो जो पास में मंत्री खड़े होकर साहब, ये आमेर का राजा भारमल है। तो उसकी पहली मुलाकात थी। जब वो मिलाने के लिए कोई लेके गया था, बंदा कौन था? इसने अकबर को जाकर कहा कि अकबर देख ले यार, यदि तू हमारी हेल्प कर दे तो तेरी जरूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, संधि कर लेते हैं। पर अकबर ने तब कोई ढंग का जवाब दिया नहीं। उसने कहा बाद में देखेंगे। थोड़े दिनों बाद अकबर जा रहा है अजमेर। कहां पर जा रहा है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अकबर इस दरगाह पे खूब जाया करता था। अकबर इस दरगाह पे 14 बार गया था। कितनी बार गया था? उसने दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? कितनी बार गया? कितने गांव दान में दिए? जाने का रास्ता यही था, आगरा से जयपुर होते हुए इधर से निकलो अजमेर, यही तरीका पड़ता है। अकबर इस बार अपने सांगानेर रुका हुआ था। सांगानेर है, सांगानेर आया हुआ था। तो ये फिर एक बंदे को अपने साथ लेके गया और कहा अकबर से मिला। उस बार जिस बंदे का नाम था उसका नाम था चगताई खान। क्या नाम था? चगताई खान ने इसको अकबर से मिला दिया। इसने वापस अकबर को कहा कि अकबर तूने कहा था बाद में देखेंगे, अब तो यार नजदीक आया हुआ, मेरी राजधानी आमेर पास में ही है, संधि कर ले। तो अकबर ने कहा एक बार तो मैं घर से ये सोच के निकला था कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे माथा टेक के आऊंगा, भगवान का नाम लेके निकला हूं तो पहले भगवान के जाऊंगा, आते टाइम तेरे से कोई बातचीत करेंगे। जब अकबर वापस आ रहा था तो सांभर रुका हुआ था। कहां पे रुका हुआ है? 1562 की बात है। कब की बात है? ये सांभर जाता है और अकबर से संधि कर लेता है। राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी वो कौन था? कहां करता है? कब करता है? उससे पहले अकबर से 2 बार मिलने के लिए गया था। किस किस की सहायता से? मजनू खां और चगताई। लिख लो, मजनू खां तथा चगताई खां की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मजनू खान एंड चगताई खान। मजनू खान तथा चगताई खान की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मजनू खान एंड चगताई खान। मजनू खान तथा चगताई खान की सहायता से, विद हेल्प ऑफ मजनू खान एंड चगताई खान। इसने अकबर से मुलाकात की थी। ही मेट अकबर। इसने अकबर से मुलाकात की थी। ही मेट अकबर।
अब लाइन चेंज कर स्टार लगा के लिखो आपने, तो काम की बात, सब ज्यादा काम की बात ये 1562 ईस्वी में, इन 1562 एडी, 1562 ईस्वी में, इन 1562 एडी, 1562 ईस्वी में इसने सांभर में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। He accepted Akbar's supremacy at सांभर। इसने सांभर में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जयपुर में सांभर पड़ता है। He accepted Akbar's supremacy at सांभर। इसने सांभर में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। He accepted Akbar's supremacy at सांभर। सांभर में अकबर की, लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। यह राजस्थान का पहला राजा था। He was first king of राजस्थान। यह राजस्थान का पहला राजा था। He was first king of राजस्थान, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। Who accepted मुगल सुप्रीमेसी। जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। Who accepted मुगल सुप्रीमेसी। अकबर महत्व जानता था कि यार एक राजा आ गया तो बाकी राजाओं को अपने पक्ष में लाना थोड़ा सरल हो जाएगा, तो अकबर ने इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? अमीर उल उमरा। सुनना देखो, फिर अपने एक साथ लिखेंगे, एक बार लिखना मत। कौन सी उपाधि दी? अमीर। आप थोड़ा सा याद है तो मुझे बताओ, मेवाड़ में कितने प्रकार के सामंत थे? 3 श्रेणियों के। प्रथम श्रेणी में कितने थे? 16। उनको क्या कहा जाता है? इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उमरा। ये उमराव है। इसको बस फारसी में लिखा तो अपने क्या लिख दिया? उमरा। उमराव। उल का मतलब काके की, अमीर मतलब मुख्य हो गया उनका। उमराओं में भी अमीर, उमराओं में भी जो सबसे अच्छा मेरा उमराव है उसको क्या उपाधि दे दी गई? कुल मिला के अकबर ने अपना मुख्य सामंत बनाया, अच्छा सामंत बनाया, और 5000 का मनसब दिया। कितने का मनसबदार बनाया? मैंने बताया था 5000 बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती, पर अकबर जानता है कि यार राजस्थान का पहला राजा है, इसको लालच देंगे तो बाकी वाले भी इसके साथ में आएंगे। देखो, अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। अकबर gave him title of अमीर उल उमरा and appointed मनसबदार of 5000। अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। अकबर अपॉइंटेड हिम, अकबर gave him title of अमीर उल उमरा and appointed मनसबदार of 5000। अकबर gave him title of अमीर उल उमरा and appointed मनसबदार of 5000। अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5000 का मनसबदार बनाया। कब की मोटा राजा उदय सिंह ने? नागौर दरबार में। नागौर दरबार कब हुआ? 1570। ये कब कर रहे हैं? ये जब यहाँ अकबर से संधि करता है 1562 में, तब अपनी राजकुमारी की शादी अकबर के साथ करता है। इसकी राजकुमारी की नाम था हरखाबाई। क्या नाम था? तो हरखाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? अकबर के। हरखाबाई को उपाधि जो मिली थी बाद में, हरखाबाई की उपाधि थी मरियम उज्जमानी। क्या उपाधि थी? किसकी उपाधि है मरियम उज्जमानी? और हरखाबाई का जो बेटा था वो था आपका जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर किसका बेटा था? हरखाबाई का। हरखाबाई की उपाधि क्या थी? हरखाबाई की शादी किसके साथ की गई? और हरखाबाई किसकी राजकुमारी थी? बहरमल। लिख लो। वही सांबर में शादी हुई थी। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया था। He married his princess हरखाबाई टू अकबर। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया था। He married his princess हरखाबाई टू अकबर। मरियम उज्जमानी का मतलब वही पटरानी टाइप का मुख्य रानी। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया था। He married his princess हरखाबाई टू अकबर। दोनों बातें लिखो। लिखो हरखाबाई की उपाधि और हरखाबाई का बेटा। टाइटल ऑफ हरखाबाई, सन ऑफ हरखाबाई। हरखाबाई की उपाधि क्या थी बताओ देखिए? मरियम उज्जमानी। हरखाबाई का बेटा कौन था? जहांगीर। टाइटल ऑफ हरखाबाई और सन ऑफ हरखाबाई। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए? उपाधि तो क्या है? मरियम उज्जमानी। बेटा कौन था? जहांगीर। किसका? अब बहरमल के कोई बेटा था ही नहीं। बहरमल के बेटा नहीं था तब क्या करें? तो फिर भाई परिवार में कछवाहों में दूसरा कोई भी राजकुमार होता उसको क्या बना दिया करते? राजा। तो वो जो दूसरा कोई राजकुमार राजा बनाया गया उसका नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? सुना हुआ नाम है अपना?
पढ़ा था आपने, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी बात मानी नहीं। लिख लो। भगवंत दास। अकबर ने भगवंत दास को भी कहा कि भाई तुझे भी सेम पापा वाली उपाधि देता हूं मैं। पापा क्या उपाधि दी हुई थी? पिता पापा तो क्या पहले जो राजा था, बहरमल वाली उपाधि तेरे को भी मैं देता हूँ। बहरमल को क्या उपाधि थी? अमीर उल उमरा। बहरमल कितने का मनसबदार था? तो इसको भी कितने का मनसबदार बनाया? 5,000। देख लो, अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5,000 का मनसबदार बनाया। अकबर अपॉइंटेड हिम टाइटल ऑफ, या अकबर गेव हिम टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा एंड अपॉइंटेड मनसबदार ऑफ 5,000। अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5,000 का मनसबदार बनाया। अकबर गेव हिम टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा एंड अपॉइंटेड मनसबदार ऑफ 5,000। अकबर ने इसे 5,000 की उपाधि, सॉरी अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5,000 का। देखो कल या परसों हम पढ़ रहे लास्ट क्लास में, जिसमें भी मैं पढ़ा था कि राय सिंह कठौली के युद्ध में किसको हराता है? इब्राहिम मिर्जा। तब मैंने आपको बताया था कि मिर्जा अकबर के परिवार वाले ही थे और गुजरात रहते थे। कहाँ रहते थे? और ये पंगे लेते रहते थे। गुजरात में ऐसी एक जगह है, उस जगह का नाम है सरनाल। कौन सी जगह है? वहां इन मिर्जाओं ने वापस पंगा कर दिया। अकबर को लगा ये मिर्जाओं का विद्रोह अब कौन दबाए, तो उसने विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? भगवंत दास। किसको भेजा? तो कोई पूछेगा सरनाल का मिर्जा विद्रोह किसने दबाया था? तो किसने दबाया था? किसने दबाया? भगवंत दास। सरनाल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात। अकबर बड़ा राजी हुआ और अकबर ने इसको नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व झंडा। आप लिखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। देखो, इसने सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड मिर्जा रिवोल्ट ऑफ सरनाल। सरनाल गुजरात में पड़ता है। इसने सरनाल की मिर्जा विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड मिर्जा रिवोल्ट ऑफ सरनाल। इसने सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड मिर्जा रिवोल्ट ऑफ सरनाल। सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। अतः अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। सो अकबर अपॉइंटेड हिम नगाड़ा एंड ए फ्लैग। अतः अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। सो अकबर अपॉइंटेड हिम, सॉरी अकबर गेव हिम नगाड़ा एंड ए फ्लैग। अतः अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। सो अकबर गेव हिम नगाड़ा एंड ए फ्लैग। अकबर ने क्या देके सम्मानित किया? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अकबर ने कहा कि आज के बाद भगवंत दास जी जब भी दरबार में आएंगे, उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाएंगे, उनके स्वागत में झंडे लहराए जाएंगे। आई बात समझ में? कि जब भी भगवंत दास जी दरबार में आएंगे, उनके स्वागत में क्या बजेंगे, क्या लहराए जाएंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अकबर ने भगवंत दास को कहा कि ये पकड़ो नगाड़ा और बजाओ, देखे, है ना। आप कहीं सोचो कि नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया भगवंत दास ने, नहीं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि अभी आरएस का रिजल्ट आया, अखबार में आया कि नव चयनित आरएस जब गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर स्वागत किया, झंडे लहराकर स्वागत किया। अब के भगवंत दास वो है, वो मिर्जा विद्रोह दबा के आया था, अब बड़ा आरएस का पेपर पास करके जा रहा है। आप भी जब पास हो जाओगे, बाकायदा ओपन बॉडी जीप में, है ना, फूल वूल बरसा रहे होंगे लोग, आपको उस दिन फील आएगा कि आज का सरनाल का मिर्जा विद्रोह मैंने ही दबाया। तो आपके स्वागत में भी क्या बजाए जाएंगे? नगाड़े। क्या लहराए जाएंगे? तो कोई आया कि नहीं आया सिलेक्ट हुआ बंदा आपके क्लास में? कौन आए थे? रोहित जी आए थे। 70 भी रहेंगे ना। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था रोहित का। तो यंग सी एज में लड़का आरपीएस हो जाएगा इस बार एकदम, है ना। तो आप मोटिवेट हुए कि नहीं हुए? एक दिन तो होता है ना। उस दिन तो शाम को आपको लगा होगा कि मैं किताबें फाड़ दूंगा आज। फिर दूसरे दिन से मसान या वराग उतर जाता है जी। दूसरे दिन से आपको लगता है कि ठीक है, जैसे चल रहा है वो सब ठीक है, फालतू में माथापच्ची करने की आवश्यकता। तो दिलीप सर कहते रहते मसानी वराग है कि जब किसी की मृत्यु होती है ना और हम शमशान घाट जाते हैं, तो जब शमशान घाट में लाश जल रही होती है, डेड बॉडी जल रही होती है, तब बंदा सोचता है कि अरे यार, तेरा मेरा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कुछ ही नहीं पड़ा, एक दिन सबको इन लकड़ियों में आके जलना है। फालतू की इधर उधर की पंचायती करने की आवश्यकता मत। सारे दिन सोचते रहते हैं इसका खा जाऊं और उसका लूट लूं, इतना ज्यादा हो जाए इतना कम हो जाए, 99 के फेरे में लगे रहते हैं। और बंदा सोचता है कि आज के बाद में इस प्रकार की कोई तेरा मेरा करूंगा
एक दिन भगवान को जाके जवाब देने, मरना सबको है, इसलिए आज के बाद कोई बुरा काम करूंगा नहीं। शमशान घाट में उसके ये फील आता है, विराग्य आता है, शमशान विराग्य, मारवाड़ी भाषा में बात कहते हैं मसाणी हो वराग है। पर वो घर पे आता है, स्नान करता है, नहाता है, उतर जाता है, अगले दिन से वापस 99 के फेर में लग जाता है। तो सेम वैसे आपकी क्लास में कोई टॉपर आता है तो आपको उस दिन लगता है कि आज शाम को जाते ही मैं किताबों को बता दूंगा किस में कितना है दम, लेकिन अगले दिन आपको लगता है कि नहीं, दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना, ऐसे ही चलता रहेगा, अपने फालतू की पंचायती करेंगे, पर नहीं, ये थोड़े ज्यादा दिन रहना चाहिए। तो मेरे को याद है 2013 में देवयानी मैम की 3rd रैंक आई थी, तो वो किसी क्लास में गए और वो बता रहे थे कि मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैं ये पढ़ती, ये करती थी, इतने घंटे पढ़ती थी। तो एक लड़का खड़ा हुआ बीच में, उसने कहा मैम आपको भी डिप्रेशन नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी लंबी वैकेंसी चलती है, 2-3 साल तक एग्जाम होता रहता है, प्री हुआ, मेंस हुआ, कभी नहीं लगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, इतना लो फील नहीं करते थे? उनका ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बंदा अपने जीवन में लो फील करता है, किसी फील्ड में हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उनका मैम जब भी आप लो फील करते थे तो क्या करते थे? उनका मैं फिर पढ़ाई बंद कर दिया करती। तो वो बड़ा राजी हो गया, उसने कहा कितनी दिन तक? उनका 2 घंटे, 2-3 घंटे एक बार बंद करती थी, फिर खोल लिया करती थी बुक। मगर बेचारा वो पूछना चाह रहा था कि मैम 10-15 दिन का नाम ले ले, यदि 10-15 दिन का नाम ले ले तो घर पे जाते कहेगा मैं लो फील कर रहा हूँ आज। 10-15 दिन तो पीछा छोड़े, टॉपर कह के गया भाई कि लो फील करो तो 15 दिन पढ़ाई छोड़। मैम ने कितने घंटे बताए? उसने कहा वाह ठीक है, टॉपर की बात भी अपने ज्यादा माननी, मैं ज्यादा जानता हूँ, टॉपर कौन होता है ये बताने वाला। हाँ, तो आप भी जो आए उनकी, तो क्या कहा उन्होंने, क्या ऐसी बात कही जिससे आपको लगा कि ये तो मैं पक्का पक्का मान लूंगा? है क्या? क्या पढ़ो? ये तो नोट्स पढ़ो। अच्छा, तो वो तो आपने कहा नहीं कि इसके अलावा हमारी औकात भी नहीं दोस्त। आप कहते ना कि सर ये हमें पता चल चुका है, कोई नई बात बताओ, हम जानते हैं सर, इसके अलावा बाकी हमसे पढ़ा भी नहीं जाए, इतने पढ़ लें ये भी ज्यादा है। और क्या बात बताई है? मैं पेपर आउट कर देता हूँ धीरे, ऑनलाइन है, बात बताने नहीं, ये लास्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको बस, है ना? है हाँ, तभी तो ऑनलाइन चल रहा था, घर की बात घर में यार, ऐसे सबको थोड़ी बताते हैं। है तो मेरे पे तो लगा हुआ ना, क्या रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? क्या बात करता है तुम, मेरे सारे वीडियो यहीं से लीक है। हैं? इसका मतलब तूने कोशिश की। अच्छा, तूने यूं इससे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, पर इसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर ये लोग वीडियो वायरल कैसे करते हैं? ये भैया कर देते हैं। हैं? इनको सबको नौकरी से निकालो रे। नहीं नहीं रे, दुनिया में टेक्नोलॉजी लोगों के पास खूब सारी है, और पता नहीं क्या क्या इस मोबाइल में चल रहा है, इस मोबाइल से बनाया वीडियो। हाँ, दुनिया बहुत आगे है रे भाई, बड़ा भाई अपने पीछे चल रहे हैं। अरे कहाँ तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? हाँ, तो ये बात तो किसी को नहीं बतानी, दबा दो इस बात को थी, अंडरवर्ल्ड में सबको पता चल जाएगा अपने क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर कोई कहेगा यही है इतने सिलेक्शंस का राज। अब चला पता कैसे अखबार भर भर के ये कहते हैं हमारे वे सिलेक्शन, ये बात किसी को बतानी। अच्छा, और कोई बात जिसे आप मोटिवेट हुए वो बात बताओ, इससे आप मोटिवेट हुए कि पेपर तो पता चल ही जाएगा। हमें पढ़ना नहीं, बता दिया बस। अब तो ये गलत बात है, झूठी बात है, दूसरी बताओ जिसे आप है। हाँ, कि यदि आप जो टाइटल है ना वो भी कोई याद कर लेना तो भी यह बहुत बड़ी बात है, लोगों से ये भी याद नहीं होते, है ना? मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि अक्सर जब लोग कहते हैं ना, कई बार मेरे को स्टूडेंट आ कहता है कि सर सबने नोट्स पढ़े, फिर सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों के हो रहे हैं, बाकी को तो बहुत घटिया घटिया से नंबर आ रहे हैं। उसने पढ़े ही नहीं। क्लास में बैठना और पढ़ना दो अलग अलग चीज। कल एक लड़की और को उनका सिलेक्शन हो रखा है, एसडीएम मिल जाएगा उनको भी, रैंक तो मैं पीछे थोड़ा सा याद नहीं मुझे कौन सी रैंक थी उनकी, पर वो कल वापस मेरे को बता रहे थे। तो यूं मिठाई विठाई खिलाई, कल मैं कोचिंग शाम को गया था, वो बैठे हुए थे वहां पे कुछ सिलेक्ट लोग, तो उन्होंने वापस कहा कि सर मैं केवल ये नोट्स ही नोट्स नोट्स ही नोट्स पढ़ती रहती थी। और अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो लोग मेरे को फोन कर करके पूछते हैं कि तूने क्या पढ़ा था, तो मैं उनको कहती हूँ मैंने नोट्स पढ़े थे, तो वो मेरे पे विश्वास नहीं करते, और तो तू झूठ बोल रही है।
सिलेक्शन हो गया खुद का, इसलिए हमें बताना नहीं चाहती, इसलिए कहती है केवल नोट्स पढ़े थे। तो मैं तो तू सच्ची सच्ची बता दे, और कुछ पढ़ा तो बता दे भाई उसमें क्या है। मैंने कहा सर ये याद नहीं होते थे। टाइम कितना होता है, सब उतना ही तो, 24 घंटे तो टाइम है। 6 घंटे कोचिंग का मतलब 8 घंटे हो गया। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद वाला और मान लो 8 घंटे ये हो गया। 8 घंटे, ये 6 घंटे वाला याद करने में वापस 4-5 घंटे लगते हैं। तो सर ये 11-12 घंटे तो निकल गए। फिर 8-1 घंटे नींद भी लेते हैं, इतने में दिन कब सुबह होता है हमें तो पता ही नहीं चलता। उल्टा ये होता था कि दिल्ली वाला भी थोड़ा बहुत रह ही जाता था कि ये कल ही देखेंगे, अब आज तो नहीं देखा जा रहा है। इसका मतलब यदि केवल कोई नोट्स पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो भी सिलेक्शन हो जाए। पर ये आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तब तक आपको कोई ना कोई भैया बाहर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कोचिंग वालों का तो काम ही झूठ बोलना है, इनको तो लूटना है भाई साहब, लूटना। शकल से नहीं लगते लुटेरे किस प्रकार के हैं। और ये तो तुम्हें झूठ मूठ बोलते हैं, अपने नोट्स की तारीफें करते रहते हैं, और भाई साहब नोट्स से कुछ भी होता। रोहित का जिस दिन पहले दिन आए थे तो मैं उस दिन वहीं ऑफिस में बैठा था, तब वो कह रहे थे कि सर मेरे को एक बात की सबसे अधिक खुशी है कि मैंने इस बार एग्जाम दिया तो मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, और मेरे को आगे सीनियर्स या बाहर के कई लोग आके हमेशा डराते और कहते हैं कि ये नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता है। और मैं कहता यार हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होता, जब मेरी टेस्ट में अच्छी रैंक आती है, मैं अच्छे आंसर लिखता हूँ, सर मेरे आंसर अच्छे बताते हैं, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो फिर एक आधे ने किसी ने कहा कि सिलेक्शन तो हो जाता है पर रैंक नहीं आती। फिर रैंक है ना 1200 और 1300 और 1500 आती है। लेकिन मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मुझे ये तो खुशी थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इससे भी अधिक ये खुशी थी कि वो जो मुझे कहते थे उनको मैं कह सकता हूं केवल नोट से आई है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी पढ़ा नहीं था। तो ये बातें सुनने वाली, गौर करने वाली बातें होती है, कोई इन पे गौर करे, कोई समझे तब तो, नहीं समझता तब बंदा। कई बार क्या है जी, दो तरीके हैं, या तो लोगों को देख के सीख लिया जाए, या खुद के ठोकर लग जाए तब सीख ली जाए। खुद के ठोकर लग के सीखते हैं तब तो 2-3 अटेम्प्ट में सीखते हैं, लोगों वाली के देख के सीख लेते हैं तो एक दूसरे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन। वो तो 2013 में जब रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो एक हमारे कोई पुराने स्टूडेंट जिन्होंने 2012 में इंटरव्यू दे रखा था, वो दिलीप सर के पास आए और उन्होंने आके कहा कि सर मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ और सिलेक्शन हुआ नहीं प्लीज थोड़ा बताओ। तो सर ने कहा अरे तुम गायब कहाँ हो यार, इतने दिन दिखे नहीं मुझे 2012 के बाद। तुम क्या हुआ 2012 वाले रिजल्ट का? सर उसमें इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन। फिर ये 2013 वाली वैकेंसी में, ये तो लंबी चली यार वैकेंसी भी। वो क्या 2013 का पेपर हुआ, फिर प्री का पेपर तो आउट हो गया था तो आरपीसी ने कैंसिल कर दी। फिर वो प्री का पेपर दोबारा हुआ, फिर उसका मेंस हुआ, तो उसमें टाइम लग गया 2-1 साल का ही। तो यार तू दिखाई नहीं 2 साल में। तो उसने कहा सर मैंने यही गलती की और मुझे लगा कि अब कोचिंग तो हो ही रखी है, अब मेरे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मैं घर पे बैठ के पढ़ता था। पर सर इस बार तो मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने कहा यार दो चीज देख, तूने टेस्ट दिए थे क्या सारे? उसने कहा सर दिए ही नहीं। मैं तो, मुझे लगा कि अब लिखना तो मुझे आता ही है, तो टेस्ट दे के क्या करना है भाई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही तो होती है और क्या है। तो मैंने कर ली पिछली बार, मुझे आता है, अब तो मैं चीजें पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ूंगा, तो पिछली बार से ज्यादा नंबर लाऊंगा, तो इस बार तो रैंक लेके आऊंगा। मैं तो ये सोचे बैठा था। तो सर ने कहा नोट्स ढंग से याद कर लिए थे? उसने कहा सर ये भी गलती। इस बार मैंने किताबें पढ़ी थी, मैं बुक्स उठा उठा के लेके आया खूब सारी, और वो बुक्स पढ़ी। सर ने कहा बुक्स पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं होती, पढ़ ली तो पढ़ ली। उसने कहा सर बुरा तो ये है कि लास्ट में रिवीजन नहीं होती। रिवीजन नोट्स हो सकता है क्योंकि नोट्स हमने 10 बार पढ़े हैं, एक बुक को एक बार ही पढ़ सकते हो, दोबारा रिवीजन कैसे करोगे? एग्जाम में तो कंसोलिडेटेड चीजें लिखनी है ना, एक साथ लिखना पड़ेगा ना उनको, तो वो कैसे करेंगे? तब उसने स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया, उसने कहा सर मैं लाइब्रेरी में बैठता था और मेरी लाइब्रेरी में पास में एक आपकी स्टूडेंट आके बैठती, और वो जो थी वो डेली पबेड के पतले से नोट्स लेके आती, 37-38 पन्ने के नोट्स लेके आती, और तब पबेड 20 नंबर की लगती थी। पबेड ये अब तो 65 की होगी, 13 वाले अटेम्प्ट में 20 नंबर की थी। तो वो इस पबेड को पढ़ती। तो मैंने नोटिस किया कि पहले दिन उसने वो 40 पेज पढ़े, और दोपहर तक 40 पेज पढ़े। दोपहर बाद में उसने पबेड के कुछ क्वेश्चन जो आपकी क्लासों में दिए हुए थे उसने लिखे। मैंने नोटिस किया दूसरे दिन सेम नोट्स लेके बैठ गई वो, जो अंडरलाइन किए हुए थे वापस उनको अंडरलाइन कर करके लिख लिख के पढ़ रही थी, और बाद में उसने वापस लिखना शुरू कर दिया। तो कि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि देखो इन नोट्स से पार नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई बुक पढ़नी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि भैया अब ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है, और मैं तो ये नोट्स याद कर लूं ये भी खूब है, और कोचिंग में हमें तो कहा था ये ही याद कर लो। क्योंकि आप सीनियर हो, आप कह रहे हो कि नोट से पार नहीं पड़ती, तो अब अगले अटेम्प्ट में आप बुक बता दो, बुक भी पढ़ लेंगे। तो पबेड की फड़िया सर की बुक आती है, लोक प्रशासन फर्स्ट और लोक प्रशासन सेकंड, मोटी मोटी दो 500-500 पन्नों के पोथे आते हैं। तो उसने कहा मैंने ये पढ़, मेरे पास पढ़ी थी, मैंने कहा कि ये देखो ये है 2 बुक लोक प्रशासन की, पबेड की बुक है, लेके आनी। सर उसने बुक्स के नाम लिख लिए। बाद में अब जो फाइनल रिजल्ट है तो मुझे पता चला उसकी 12वीं रैंक है। श्यामा राठौड़ आप कभी देखेंगे, कभी इस बार आएंगे तो मैं और मिलवाऊंगा या भेजूंगा आपकी क्लास के अंदर।
तो मुझे 2 3 4 एग्जाम्पल ऐसा पता है। यार आप केवल नोट्स पढ़ते हो, उनसे आपका सिलेक्शन तो होता है ना। बुक पढ़ने कोई बुरी बात नहीं, उस दिन पढ़ ली जाए जब आपके नोट्स याद हो। जिस दिन सारे नोट्स याद हो जाए उस दिन बुक भी पढ़ ली जाए। पर ये मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे कि आप नोट्स कभी नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे नोट्स किसी को याद ही नहीं होते। मतलब मान लो रोहित का सिलेक्शन भी हुआ ना इस बार, कभी आया तो आप पूछ लेना कि पूरे नोट्स याद थे क्या, वो भी कही देगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भाई कैसे कैसे याद हो सकते हैं। 18 सब्जेक्ट के 36 रजिस्टर तो हम भरवाते हैं, कैसे होंगे सारे के सारे याद। पर फिर टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें भूलता ही आदमी। भाई मशीन थोड़ी। मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे अभी मान लो 4 बैच में क्लास ले रहा हूँ और चारों में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। वो ये हो सकता है कि एक मैं मेवाड़ पढ़ा रहा हूँ, एक मैं मारवाड़ पढ़ा रहा हूँ, एक मैं 57 की क्रांति पढ़ा के, एक मैं एकीकरण पढ़ा के, किसी में कल्चर नहीं पढ़ा रहा। तो अब मान लो 4 बैच में हिस्ट्री चल रही है तो महीने 1.5 महीने मेरी हिस्ट्री चली। अब कल्चर का नंबर महीने 1.5 महीने बाद में आएगा किसी क्लास में। मैं 2 महीने बाद में भी किसी बैच में कल्चर पढ़ाने गया ना तो मुझे देख के जाना पड़ता है कि यार कुछ भूल ना जाए, क्योंकि मैंने सेम चीज सुबह से शाम तक 12 साल से बोल रहा हूं लगातार। राजस्थान जीके में तो करंट भी नहीं होता, ये भी नहीं कि चेंज हो जाए, है ना। कुंभा का बाप वही रहना है, संगा का युद्ध वही रहना है, उनमें कोई चेंज नहीं होना, तारीखें भी कोई चेंज नहीं होनी। फिर भी अपने को लगता है कि नहीं यार अब मुझे याद है। अब ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं, आप कभी भी कर दो तो मैं पढ़ा दूं। पर फिर भी लगता है कि नहीं यार लगातार चीजें वैसे वैसे उतारने के लिए एक बार पढ़ ली जाए, 5 मिनट देख लिया जाए, 2 मिनट देख लिया जाए, ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस रहता है, तारीखें सही याद रहेगी, एग्जैक्टली लाइनें वैसे वैसे लिखवा दे। सेम चीज मैं यदि 4 बैच में लगातार कल्चर पढ़ा रहा हूँ, बाद में अचानक किसी बैच के अंदर मैं वार्ड पढ़ाने जाऊं, लिखवा तो बाद में देता हूँ, पर फिर भी बीच में एक आधा यू लाइन अपने आप ही भूल जाऊंगा। बात दूसरे दिन याद आएगी, हाँ यार इसमें श्रृंग ऋषि का अभिलेख तो लिखवाया नहीं था। तो किसी ना किसी बेच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात याद है, हाँ यार इसके अंदर अपन ये तो लिखवाया नहीं कि मोकल का संरक्षक 2 बने थे, अपने तो एक ही लिखवा गए थे वो फ्लो के अंदर। और जबकि 3 4 बैच में चल रही होती है, 2 फ्लो बना हुआ होता है, तो एक एक बात एग्जैक्टली वैसे वैसे याद आती रहती है। इसलिए नोट्स याद करना भी महाभारत है। इसलिए घर पे जाके इनमें माथा पच्ची किया करो इनको वैसे वैसे। आपको तो आते हुए महीना भर हुआ होगा, महीना सवा महीना हुआ है, उसमें आप देख लो भाई ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ा है, इकोनॉमी और ये आपकी राजस्थान, और एक शुरू क्या कर ली थी अपने साइंस। जितना पढ़ा दिया उतना भी पूरा याद नहीं है आप में से किसी को, कि कोई कि सर पूरी की पूरी लाइनें याद हो, नहीं होती। और ये कोई बुरी बात नहीं, आपको कि सर याद नहीं हो रही है तो बहुत गलत बात है, नहीं याद होती, समय के साथ धीरे धीरे याद होगी। ऐसे होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको साथ साथ में अच्छे याद हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अच्छे याद ही नहीं होंगे। किसी को राजस्थान जी के अच्छा लगता है तो राजस्थान जी के अभी याद कर लेगा, तो बायोलॉजी थोड़ी कमजोर रह जाएगी, बायोलॉजी बाद में याद करेगा। कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको बायोलॉजी पहले से आती है, वो थोड़ी बायोलॉजी ज्यादा अच्छी कर लेगा, राजस्थान जी के बाद में हो जाएगा। पर आप धीरे धीरे जब इनको बार बार पढ़ते रहते हैं तो ये एक्यूरेसी आ जाती है कि एक तो प्री फेल नहीं होते, है ना। वरना आजकल तो बड़ा चक्कर तो प्री वाला ही हो गया कि भाई प्री की कट ऑफ ऊपर जाने लग गई, प्री में बच्चे खूब सारे पढ़ने लग गए। पर हम जब लगातार नोट्स अच्छे से पढ़े रहे रहते हैं तो बाद में एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है तो 4 ऑप्शन देके अपना दिमाग लग जाता है, ये है। फिर एक बार जब प्री वाली अच्छी सी मेहनत की भी होती है, सेम का सेम वैसा ही मेंस में होता है, थोड़ा आंसर लिखे हुए होते हैं तो मेंस में भी अपनी पार पड़ जाती है। इसलिए इनको ढंग से याद किया करो। एक मैंने बहुत शुरू में आपको कहा था कि डेली अखबार पढ़ा करो, पढ़ता है कोई? ऐसे कौन कौन है जो अखबार नहीं पढ़ते? जिंदाबाद, शाबाश, थो तुम्हारे गाल खींच लूं मैं, कितने क्यूट टाबर हो तुम। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सिविल की तैयारी करते हो और अखबार नहीं पढ़ते, है ना। मुझे तो ये भी अजीब सा लगता है कि राजस्थान में चुनाव है और किसी स्टूडेंट को कईयों को जो मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारे इलाके से कौन लड़ रहा है चुनाव होता है, लड़ तो रहा है सर, एक बीजेपी एक कांग्रेस है सर। अरे ये तो मेरे को पता है बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है, आदमी कौन है वहां से? है सर कोई है ऐसा, कोई यादव यादव सुना था सर वो है। अब पूरा नाम तो मेरे को उनका याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो अब तो चलो मैं ठीक है, उम्र भी हो गई, ये चीजों में इंटरेस्ट भी रखता हूँ। बाकी मैं 9th क्लास से मुझे याद है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में कौन लड़ते हैं सारे के सारे याद कर लिया करता। याद क्या करना, डेली अखबार पढ़ता, याद ही रहते कि कहां से कौन जीत रहा है, कहां से कौन हार रहा है, अखबार पढ़ गया। ज्यादा नहीं पता पर उतना पता होता था जितना अखबार में लिखा हुआ रहता है। तो ये होना ही चाहिए। यदि आप आसपास की चीजों से अपडेट नहीं है इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे। और ये तो मैं हमेशा एग्जांपल मैंने पहले भी कभी दिया होगा कि अब ये सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीना इस मामले में। वरना पहले 8:45 गांव के अंदर रेडियो पे सारे के सारे लोग समाचार सुनते। 8:45 हमारे घर में तो इमरजेंसी लगती थी कि 8:45 से 9 के बीच में पिन ड्रॉप साइलेंस, सांस की भी आवाज आ गई तो घर वाले कूट देंगे कि चुप, 15 मिनट के बीबीसी के समाचार आएंगे वो तो सुनने ही है। तो हम 8:45 चुप होते, 9 बजे तक तो सांस भी धीरे धीरे लिया करते थे। 9 बजे के बाद में अब हम बोल सकते हैं, तब तक रेडियो चलता रहता। अब चूंकि रेडियो चल रहा है तो आप नहीं भी सुनना चाहते तो भी कान में जाएगा।
थोड़ी बहुत खबरें जाती, फिर एक आधी में इंटरेस्ट भी आता, कल सुनी वापस वो रिपीट हुई, कोई नई ट्विस्ट आया उसके अंदर, तो फिर पापा से पूछ भी लिया करते, ये क्या था, कल इसने ऐसे बताया था, आज इसने ऐसे बताया था। उनको लगता है इसको इंटरेस्ट है, दो चार चीजें और बताते। और आपके पास जब नॉलेज होता है, मैं कहता हूं किसी बंदे को किसी टॉपिक के बारे में 8 बातें पता है, तो अगली 2 बातें उसको बहुत जल्दी याद होगी, क्योंकि जोड़नी सरल है। वो फिर कहीं वो 2 बातें पढ़ेगा, उसको लगेगा हाँ अरे यार ये तो आता है मुझे। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में हम इतनी सारी बातें जानते हैं। अब यदि आप कोई बुक पढ़ोगे और उस बुक में महाराणा प्रताप के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, तो कोई 2 नई बातें होंगी, फटाक आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि वो 8 जो है वो तो आपको आती है। तो आप लगे यार ये तो मुझे पता है, ये अरे यार ये तो सर ने बताया नहीं था, ये तो मेरा कहीं पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो वो अपने आप याद हो जाता है। तो चीजें साथ में जुड़ने लग जाएगी। अखबार पढ़ा कीजिए। फिर सवाल आपका होता है सर कौन सा अखबार पढ़े, जो अच्छा लगे, जिसके कागज चीकने हो, जो यूं भला लगे आपको वो पढ़ लिया जाए, इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सब में एक जैसी तो खबरें आएगी। यदि मोदी जी अमेरिका गए हैं या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया तो सब जगह यही आएगा। भारत वर्ल्ड कप हार गया, सब जगह यही आएगा। ये थोड़ी कोई अखबार लिख देगा भाई हार नहीं दिखा सकता, मैं लिखाऊंगा कि नहीं भारत जीता है, भले थोड़े नंबरों से जीत गया हो, सब में एक जैसी खबर आएगी, तो अपने उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत है। तो अखबार पढ़ा ही कीजिए। और अभी तो शांति काल है, पढ़ाई वही है जो शांति काल में की जाती है। आप तो यूं डेली दुआ कीजिए कि अगली वैकेंसी तब आए जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए, है ना। कईयों के यूं रहता है कि सर वैकेंसी के बाद क्या करेगा, मैं कहता हूं कल आ जाए, नई गवर्नमेंट आई, उसने जनवरी में घोषणा कर दी कि निकालेंगे, अपने क्या काम किए। जो इस बार फेल हुए हैं वही होंगे पास, और वही बैठे हैं जो इस बार फेल हो गए, जो नजदीक पहुंच के फेल हो गए, इतने सारे लोग तो वही बैठे होंगे। अपने वापस ठन ठन गोपाल है, वापस 3 साल पे जाएगी। वरना अपने ये होगी नहीं सर 1.5 साल जब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ले आना, तब प्री मेंस दोनों की तैयारी हो रखी होगी, तब वैकेंसी घोषणा करवा देना, 3 महीने प्री वाले मिल जाएंगे, प्री वाले पास कर लेंगे, उसके बाद अगला टाइम मिल जाएगा उसमें मेंस पास कर लेंगे, तब केवल हमें टेस्ट सीरीज देनी होगी, पहले प्री की बाद मेंस की, बाकी सब कुछ तैयार होगा अपना। वरना युद्ध काल में अभी पढ़ रहे हैं, अभी वैकेंसी आ जाती है, फिर बंदे की ये नहीं समझ में आता कि टेस्ट दूं, खुद पढ़ूं, अखबार पढ़ूं, और डाफा चूक रहता है आदमी। कई बार लगता है कि दिमाग फटेगा, बाहर आएगा निकल के यूं। इसलिए ये दुआ करनी है अपने की वैकेंसी कब आए अगली आपकी। जिनकी तैयारी हो रखी है उनको तो गुस्सा आएगा आपकी बात होगा, अच्छा खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हो, पर अपना फायदा देखना पहले, बाकी का बाद में देखेंगे। आई समझ में बात। चलो तो क्या लिखा लास्ट में, सरनाल का मिर्जा विद्रोह, इसलिए क्या देके सम्मानित किया गया, अकबर को लगा यार बंदा बहुत सही है, तो अकबर ने पंजाब का गवर्नर बनाया। कहां का गवर्नर बनाया, 7 साल के लिए। पंजाब बाउंड्री का स्टेट था, बाउंड्री के स्टेट पे किसी अच्छे योद्धा को भेजा जाएगा, कमजोर आदमी को भेजा जाएगा, है ना। आज भी बाउंड्री है तो बाउंड्री पर अच्छे सेनापति को भेजा जाए, तो अकबर ने गवर्नर बना के इसको कहां भेज दिया था, पंजाब। कितने सालों के लिए देख लो, अकबर ने इसे 7 वर्षों के लिए पंजाब का गवर्नर बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ पंजाब फॉर 7 years। अकबर ने इसे 7 वर्षों तक पंजाब का गवर्नर बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ पंजाब फॉर 7 years। 7 वर्षों तक पंजाब का गवर्नर बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ पंजाब फॉर 7 years। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मानबाई। क्या नाम था, मानबाई। और इसकी शादी की गई थी जहांगीर के साथ। किसके साथ की गई, जहांगीर के साथ इसकी शादी की गई। इस मानबाई को उपाधि दी गई थी, इस उपाधि का नाम था शाह बेगम। क्या उपाधि थी, शाह ए बेगम, बेगमों की शाह मतलब बेगमों में मुख्य बेगम जो है। और इस मानबाई का जो बेटा था उस बेटे का नाम था खुसरो। क्या नाम था, तो भगवान दास की राजकुमारी का नाम क्या था, मानबाई। मानबाई की शादी किसके साथ की गई, जहांगीर। मानबाई की उपाधि क्या थी, शाह बेगम। और मानबाई का बेटा कौन था, लिख लो। अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। He married his princess मानबाई to जहांगीर। अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। He married his princess मानबाई to जहांगीर। मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। नीचे 2 लाइनें लिखो। मानबाई की उपाधि शाह ए बेगम, मानबाई का बेटा खुसरो। टाइटल ऑफ मानबाई और सन ऑफ मानबाई। मानबाई की उपाधि शाह ए बेगम। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे लिए बात बोली थी कि भगवान दास भारमल का बेटा नहीं था, बोली थी ना, सुनी नहीं।
और सुन ली, बैठ जा, लिखो। मानबाई की उपाधि शाह ए बेगम, और मानबाई का बेटा कौन था? खुसरो। फिर मैंने बताया था जहांगीर दारूडी आदमी था, भयंकर दारू पिया करता। मानबाई ने 2-4 बार समझाया कि प्लीज थोड़ी कम लिया करो, किडनी लीवर फेल हो जाएंगे, टाबर छोटे छोटे अपने तो। जहांगीर कहता कल से बंद है, अगले दिन वापस पी के आ जाता। तो कहते जहांगीर ज्यादा दारू पिया करता इसलिए मानबाई सुसाइड कर लेती। देखो, जहांगीर की शराब की आदतों के कारण, ड्यू टू लिकर कंजप्शन हैबिट ऑफ जहांगीर, जहांगीर की शराब की आदतों के कारण, ड्यू टू लिकर कंजप्शन हैबिट ऑफ जहांगीर, मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। मानबाई कमिटेड सुसाइड, मानबाई ने आत्महत्या कर, मानबाई कमिटेड सुसाइड। अगला राजा लिखो, मान सिंह। एक राजा के 5, 7, 10, 15, 20 रानियां होती थी। तो मानीबाई के साथ भी विवाह मानबाई के साथ ही हुआ। मान सिंह। अभी मैंने देखो एक अभिलेख बताया था आपको, आमेर अभिलेख। कौन सा बताया था? आमेर। और आमेर अभिलेख कब का था आपके? 1612। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कछवाहा है उनको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। उसमें ये बताया है कि मान सिंह भगवंत दास का बेटा था। किसका बेटा था? आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, पिछला राजा भगवंत दास था तो भगवंत दास का बेटा। कई जगह क्या बात में किताबों में कईयों में लिखना शुरू हो गया कि मान सिंह के पिता का नाम था भगवान दास। क्या नाम था? तो बड़ा यूं हुआ कि यार भगवान दास अलग था, भगवंत दास अलग था, कौन थे? आमेर वाला अभिलेख क्लियर करता है कि मान सिंह के पिताजी का नाम क्या था? भगवंत दास। तो कोई पूछेगा कि मान सिंह भगवंत दास का पुत्र था, ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? देखो, आमेर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आमेर इंस्क्रिप्शन, आमेर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आमेर इंस्क्रिप्शन, आमेर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आमेर इंस्क्रिप्शन, यह है भगवंत दास का पुत्र था। ये वो सन ऑफ भगवंत दास, यह है भगवंत दास का पुत्र था। ये वो सन ऑफ भगवंत दास। किसका पुत्र था? भगवंत दास। अकबर ने जब ये राजा बना तो अकबर ने इसको शुरुआत में 5,000 का मनसबदार बनाया। कितने का बनाया? देखो, राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राजतिलक के समय, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। अकबर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। कितने का मनसबदार बनाया था? 5,000। अब मैं देखो, एक दिन मैंने पहले बात बताई थी, अकबर जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि जहांगीर शराबी आदमी था। अकबर राजा बनाना चाहता था खुसरो। किसको बनाना चाहता? अकबर का सबसे मुख्य सेनापति कोई था तो वो मान सिंह था। अकबर बड़ा विश्वास करता, इसलिए अकबर ने मान सिंह को बुला के कहा था, भाई मेरे मरने के बाद जहांगीर को राजा मत बनाना, किसको राजा बना देना? खुसरो। इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उधर 1605 में अकबर चारपाई पे पड़ा, मरने वाला, आज मरे न कल मरे। ऐसी हालात में जहांगीर उसके पास गया। जहांगीर ने जाके उसके पैर पकड़े और जहांगीर ने कहा प्लीज बापू, क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है, मुझे राजा बना दो, मैं वैसे मर जाऊंगा तो मेरे बाद खुसरो का नंबर तो आ ही जाएगा। तो अकबर का दिल पसीजा और अकबर उलगार बैठे को राजा बना देते हैं। तो अकबर ने मान सिंह को बुलाया और मान सिंह को बुला कहा मेरे मरने के बाद खुसरो को मत बनाना। किसको बनाना? मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका है, हमने पूरी तैयारियां कर ली, उधर खुसरो का राज तिलक करेंगे, तूने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और हम अब खुसरो के साथ हैं, हम खुसरो को ही राजा बनाएंगे, जहांगीर को राजा। तो अकबर मान सिंह का हाथ पकड़ता है, मान सिंह हाथ पकड़ के जहांगीर का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है अब मेरी जो इज्जत है वो तेरे हाथ में, मैं तेरे को 7,000 का मनसबदार बनाता हूँ। कितने का बनाता हूँ? तो किसी हिंदू राजा को 5,000 से ऊपर का मनसब दे दिया गया था, वो कौन था? ऐसा अकबर कब करता है? मरते टाइम। कब मरा वो? 1605। कब मरा? तो एक बार ये क्वेश्चन है कि अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसबदार कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1605। देखो, 1605 ईस्वी में, इन 1605 एडी, 1605 ईस्वी में, इन 1605 एडी, अकबर ने इसे 7,000 का मनसबदार बना दिया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 7,000। अकबर ने इसे 7,000 का मनसबदार बना दिया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 7,000।
पहले कितने का बनाया था राजतिलक के टाइम, तो फिर बढ़ा के कितना कर दिया। अकबर ने इसको काबुल का गवर्नर बनाया था, बिहार का गवर्नर बनाया था, और बंगाल का गवर्नर बना दिया था। कहां कहां का गवर्नर बनाया बताओ देखिए। काबुल, बिहार और बंगाल। अकबर ने इसे काबुल, बिहार तथा बंगाल का गवर्नर बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ काबुल, बिहार एंड बंगाल। अकबर ने इसे काबुल, बिहार तथा बंगाल का गवर्नर बनाया था। अकबर अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ काबुल, बिहार एंड बंगाल। कहां कहां का गवर्नर बनाया, काबुल, बिहार और बंगाल। एक एक का पोस्टमार्टम करे, पहले लिखो काबुल। काबुल वाला ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टार लगा के रखना। 5 साल रहा था ये उधर। काबुल में अकबर का एक सौतेला भाई था, वो गवर्नर था पहले। उसका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था, मिर्जा हकीम। अकबर का एक सौतेला भाई है, कहां का गवर्नर बनाया हुआ है इसको, काबुल। काबुल का गवर्नर, क्या नाम है इसका। अकबर क्या उन दिनों थोड़ा लिबरल होता जा रहा था। अकबर के दरबार में हिंदू भी है, जैन भी, अलग अलग प्रकार के। तो थोड़े जो कट्टर मौलवी टाइप के लोग थे, उन्होंने मिर्जा हकीम को भड़काया और कहा ये जो मुसलमानों का राज है अकबर खत्म कर देगा, ये तो खुद ही हिंदू बनने वाला है, सारा दिन पंडित जी के साथ बैठा रहता है यार, और हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, तू अकबर को हटा के तू बादशाह बन जा। तो मिर्जा हकीम ने काबुल में खुद को क्या घोषित कर दिया, बादशाह। मतलब अकबर के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह। अब उसने काबुल पे कब्जा करके उसने कहा अब मैं आगे दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली पे कब्जा करूंगा, अकबर को उठाऊंगा। तो अकबर को लगा यार ये यदि इधर आ गया, इधर वाले कट्टर मौलवी भी इसके साथ हो गए तो अपने दिक्कत हो जाएगी। तो अकबर ने मान सिंह को भेजा कि जा मान सिंह उस मिर्जा हकीम का इलाज कर। अकबर काबुल गया, मिर्जा हकीम को ढंग से पीटा, मिर्जा हकीम को यहाँ से भगाई दिया। तो काबुल में मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाने वाला कोई बंदा था तो कौन था, देख लो। तो मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया, ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया, ही सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ मिर्जा हकीम। किसके विद्रोह को दबाया, मिर्जा। अकबर का भाई हाँ तेरा भाई तो भाग गया, अब क्या करना। अकबर ने कहा थोड़े दिन तू ही रह वहां, संभाल वहां पर। कहते हैं काबुल में 5 कबीले थे। कितने कबीले थे, 5 ग्रुप थे जी, अलग अलग जनजातियां थी। जनजातियों, कबीला, कबीला मतलब समूह, ग्रुप। तो 5 अलग अलग जनजातियां, उनके 5 कबीले। ये पहाड़ वाला इलाका जो था अफगानिस्तान वाला, ये अलग अलग जनजातियों का इलाका था। जैसे यहाँ एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था, मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की एक लड़की, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। तो यूसुफजई पाकिस्तान की एक जनजाति है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाकों में, इस पहाड़ वाले इलाके में रहती है। तो एक जनजाति वो रहती है। ऐसे यहाँ पर एक जनजाति थी, वो थी करजई। कौन थी, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था पहले हामिद करजई, तो करजई एक जनजाति। ऐसे यहाँ पर एक जनजाति थी, उसका नाम था अफरीदी, साहिंसा अफरीदी। तो अफरीदी जनजाति है, कबीला अपने आप के अंदर। तो अफगानिस्तान में ऐसे एक जनजाति थी, वहां का नाम था रोशनिया। क्या नाम था, ऐसे करके 5 कबीले थे। कितने कबीले, आपस में लड़ते रहते, मुगलों को टैक्स नहीं दिया करते। अकबर ने मान सिंह का, मान सिंह देख यार इनको। मान सिंह ने 500 को कूटा, वो ढंग से कूटा, और अगले 5 साल तक काबुल के अंदर एकदम क्या बनी रही, शांति। काबुल के अंदर उन कबीलों से टैक्स लेने वाला, काबुल में उन कबीलों का आपस में लड़ाई बंद करवाने वाला, काबुल में उन कबीलों का विद्रोह शांत करवाने वाला यदि कोई राजा था तो कौन था। कितने कबीले रहे, मतलब ये वो खौफ था मानसिंह का वहां पे कि आज भी जब रात में बच्चा रोता है काबुल में तो मां कहती है सो जा, वरना मात सुनावे बालगान खोफ ना करण गात, काबुल भूली नहीं है जैन वो खांडो बे हाथ। कि माँ आज भी रात को सोते समय बच्चों को मानसिंह की वो कहानियां सुनाती है। काबुल आज भी मानसिंह के वो हाथों के प्रहार को भूल नहीं सका है। तो कितने कबीले रहे, इसलिए बाद में आमेर का जो झंडा था उसको पचरंगा कर दिया गया। कैसा कर दिया गया, कि आमेर का जो झंडा होगा उसमें कितने रंग होंगे, देखो। तो यहां पर 5 कबीलों को हराया था। ये सप्रेस्ड 5 ट्राइबल ग्रुप्स हियर। यहां पर 5 कबीलों को हराया था। ही सप्रेस्ड 5 ट्राइबल ग्रुप्स हियर। अतः आमेर का झंडा पचरंगा कर दिया गया था। सो आमेर्स फ्लैग वाज मेड पेंटा कलर। अतः आमेर का झंडा पचरंगा कर दिया गया था। सो आमेर्स फ्लैग वाज मेड पेंटा कलर। अतः आमेर का झंडा पचरंगा कर दिया गया था। सो आमेर्स फ्लैग वाज मेड पेंटा कलर। आमेर का झंडा क्या कर दिया गया था,
पचरंगा कर दिया। अब सुनना, देखो यहाँ पर एक काम, एक तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहां पर जीत के बाद में आमेर का झंडा पचरंगा किया गया था? काबुल। कहां पर जीत के बाद? काबुल। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। कछवाहा किसके वंशज है? भगवान राम। भगवान राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या। कहाँ के राजा थे? अयोध्या का जो झंडा था वो था सफेद। ये देखो झंडा कैसा था? सफेद। तो पहले आमेर वालों का झंडा भी कैसा था? सफेद। लेकिन 5 कबीलों को और आ गए तो झंडे का रंग कैसा हो गया? पचरंग। ये जो सफेद झंडा था इसमें एक झाड़ी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? झाड़ी बनी हुई थी। इसमें 6 टहनियां लगी हुई थी, 6 टहनियों वाली झाड़ी थी। इसलिए आमेर के झंडे को बोलते थे झाड़साई। क्या बोलते थे? कि झंडे में झाड़ियां बनी हुई, इसलिए झंडे का नाम क्या कर दिया गया? झाड़साई। तो कोई अब दोबारा आपसे पूछे कि पचरंगे से पहले आमेर में किस प्रकार का झंडा था? झाड़साई। कैसा झंडा था? झाड़साई। क्यों बोलते? क्योंकि सफेद झंडे में क्या बनी होती थी? झाड़ी बनी होती थी। और ये झाड़साई नाम इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में यदि कोई आपसे पूछे कि झाड़साई सिक्के कहां पर थे? आमेर। झाड़साई जूतियां कहां पर थी? आमेर। झाड़साई पगड़ी कहां पर थी? आमेर। झाड़साई राजधानी कौन सी है? आमेर। झाड़साई झंडा कहां का है? आमेर। जहां जहां झाड़साई वहां वहां। तो झाड़साई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि झंडे में क्या बनी होती थी? लिख लो यहीं पर, इस बहाने याद रहेगा, फिर बॉक्स में बंद कर लेना। इससे पहले आमेर का झंडा झाड़साई था। अर्लियर झाड़साई वॉज आमेर्स फ्लैग। इससे पहले आमेर का झंडा झाड़साई था। अर्लियर झाड़साई वॉज आमेर्स फ्लैग। इससे पहले आमेर का झंडा कैसा था? झाड़साई। बॉक्स को बंद करना अलग से। तो जहां कहीं भी झाड़साई नाम देखोगे वहां पर क्या कर दोगे? आमेर। तो कोई पूछे झाड़साई जूतियां कहां की थी? आमेर। झाड़साई पगड़ी कहां की है? आमेर। झाड़साई झंडा कहां का है? आमेर। झाड़साई सिक्के कहां पर चलते थे? झाड़साई जब भी नाम देखो क्या कर दोगे? आमिर। मैं 2 एक साल पहले 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होता है, तो दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं उसमें बुलाया हुआ था हिस्ट्री पे बोलने के लिए। उसमें कल्चर पे बोलने के लिए बुलाए हुए थे गुलाबो। कालबेलिया डांस देखा है? तो कालबेलिया डांसर है एक अपने बहुत बड़े, पद्मश्री मिला हुआ गुलाबो जी। तो गुलाबो जी कल्चर पे बोलने के लिए थे, मैं उसमें हिस्ट्री पे बोलने के लिए था। रिकॉर्डेड कार्यक्रम था कि पहले दिन रिकॉर्ड किया था, अगले दिन उन्होंने लाइव किया था उसको। तो हम जब बैठे थे तो वो जो एंकर सर थे दूरदर्शन के और जो अधिकारी थे गुलाबो जी, हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा हमसे पहले कि आप कौन सी भाषा में कंफर्ट फील करते हो, कौन सी भाषा में ढंग से जवाब दे पाएंगे? तो मैंने कहा राजस्थानी, क्योंकि मदर टंग वही है, तो आसानी से तो वही बोल पाता हूँ। ठीक है, बोलने को तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी आती है, पर वो बोल नहीं आती है, उनमें फील नहीं आता मुझे। फील मुझे मेरे वाली में आता है बाद में। भाई माँ के पेट से लेके आप जो अब तक सीखते आए थे, आपकी भाषा तो वही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे राजस्थानी में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उन्होंने गुलाबो जी से कहा कि गुलाबो जी आपको कौन सी भाषा में पूछा जाए? गुलाबो जी का ब्लंट रिप्लाई था, मैं तो जाड़साई बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि वो जयपुर के हैं। तो मुझे और समझ में आएगी, इसका मतलब जयपुर की भाषा भी कौन सी? तो मुझे जाड़साई भाषा कहाँ? आमेर। जाड़साई झंडा कहाँ? आमेर। जाड़साई पगड़ियां कहाँ? आमेर। जाड़साई सिक्के कहाँ? जहां जहां जाड़साई वहां वहां। याद रहेगी बात? अब लिखो बिहार। काबुल के बाद बिहार है। गवर्नर बनाया ना ऊपर, कहां कहां का? तुम अभी तक झाड़ियों में ही हो गया, बाहर आ जाओ। मैंने कहा आगे लिखो बिहार के। बिहार बिहार क्यों लिखे हैं? तुम जाड़साई में खो गए। इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूं, है ना? तुम्हें मंत्र मुग्ध कर देता हूं, तुम खाली झाड़ियों में देख, झाड़ियां। चलो। बिहार में इसने खूब सारे राजाओं को हराया था भाई। वहां पर एक राजा था, उस राजा का नाम था पूर्णमल। क्या नाम था राजा का? ये था गिद्धौर का राजा। कहां का राजा था? सुन लो एक बार, बाद में लिख लेंगे अपने। एक राजा है, राजा का नाम क्या है? पूर्णमल। पूर्णमल कहां का राजा है? वहां कोई छोटी रियासत रही होगी गिद्धौर, वहां का राजा। ऐसे एक राजा था, उसका नाम था अनंत चेरू। क्या नाम था? ये था गया का राजा। कहां का राजा था? गया। तो गया का राजा कौन है? गिद्धौर का राजा कौन है? पूर्णमल। ऐसे अब ना उड़ीसा में जगह थी, तब उड़ीसा बिहार का भाग माना जाता था, अब तो उड़ीसा अलग राज्य बन गया। एक जगह पड़ती है, उस जगह नाम है खुर्दा। क्या नाम जगह का? और वहां खुर्दा का एक राजा था, उसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? तो इसने खुर्दा के कौन से राजा को हराया? गया के कौन से राजा को हराया? गिद्धौर के कौन से राजा को हराया? तब ये कहां का गवर्नर था? लिख लो। इसने यहां पर कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स हियर। इसने यहां पर कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स हियर।
इसने यहाँ पर कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स। जैसे लिख लो, नाम लिख लो, लाइक पूर्णमल, अनंत चेरू और रामचंद्र देव। कौन कौन से राजाओं को हराया बताओ देखिए। पूर्णमल, अनंत चेरू और रामचंद्र देव। पूर्णमल कहां का राजा था? गिद्धौर। अनंत चेरू कहां का था? गया। रामचंद्र देव कहां का था? खुर्दा। खुर्दा अब कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है, पर उड़ीसा तब बिहार का भाग ही था। यदि आपने कभी सुना हो तो लिख लीजिए, आगे चलूं बोले। उड़ीसा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है पुरी। जगन्नाथपुरी है, तो पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया? जगन्नाथ। देखो मैंने कई बार ये बात बीच बीच में आपको बोली है कि मुगलों ने जब भारत पे राज किया था तब उन्होंने अफगानों को हटा के राज किया। किसको हटा के? भाई इब्राहिम लोधी, वो कौन थे? अफगान। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी भी बनती, इसलिए अपने राजस्थान वाले जब भी मुगलों के खिलाफ लड़ते उनका साथ देने के लिए कौन आते? अफगान। हमने पढ़े हैं बाकायदा, हाकिम खान सूर अफगान है, किसके साथ लड़ रहा है? महाराणा प्रताप। उधर आपका महमूद लोधी अफगान है, किसके साथ लड़ रहा है? सांगा। आपका ताज खान जालोरोड़ा अफगान है, किसकी सहायता कर रहा है? महाराणा प्रताप। ये ज्यादातर महाराणा प्रताप के साथ थे। ऐसे ही यहाँ पर जगन्नाथ जो पुरी है, यहाँ पर दो अफगान इस मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं। एक अफगान का नाम था नासिर खान। क्या नाम था? एक का नाम था कतलू खान। क्या नाम था? कौन कौन दो है बताओ देखे। कौन से मंदिर पे कब्जा किया? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? पुरी। और पुरी कहां पर पड़ता है आपका? उड़ीसा। तब उड़ीसा किसका भाग हुआ करता? बिहार। बिहार का गवर्नर कौन है? मानसिंह। और अफगानों ने कहा मंदिर तोड़ेंगे, मानसिंह को लगा बाकी चीजें गई भाड़ में, मंदिर बचाना जरूरी है। मानसिंह भागा भागा पुरी आया, नासिर खान कतलू खान दोनों का कत्ल किया, और कौन सा मंदिर बचाया? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर यदि आप जाते हो और उसको यदि सही सलामत देखते हो तो इसका मतलब थैंक यू किसको बोला जाना चाहिए? देखो, नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। He defeated Nasir Khan and Katlu Khan and established control over Jagannath Temple of Puri. नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। He defeated Nasir Khan and Katlu Khan and established control over Jagannath Temple of Puri. नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। He defeated Nasir Khan and Katlu Khan and established control over Jagannath Temple of Puri. नासिर खान और कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर क्या किया था? नियंत्रण स्थापित। किसने? किसको हरा के? नासिर खान और कतलू। नाम दो कितना प्यारा है, कतलू। अगला लिखो बंगाल। सुनने में अच्छा लगता है कतलू, कैसे कत्ल हुआ होगा इसका तो। अगला लिखो बंगाल। अगला स्टेट कौन सा? बंगाल में पूर्वी बंगाल की तरफ एक राजा था, उस राजा का नाम था केदार। पूर्वी बंगाल का राजा कौन था? केदार। ईस्टर्न बंगाल जो था, ईस्टर्न बंगाल का जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था? केदार। पूर्वी बंगाल मतलब आज जो अपना बांग्लादेश है, ये जो इलाका, इसको तो भाई अपने वाला पश्चिम बंगाल है, तो वो क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। वहां का राजा कौन था? केदार। इस केदार को हराता है और वहां से एक माता जी की मूर्ति लेके आता, शिला माता। किसका मूर्ति लेके आता? और इन शिला माता का मंदिर बनवाया गया आमेर के अंदर। ये शिला माता जो है आमेर के कछुआओं की कैसी देवी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? देखो, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया। डिफीटेड केदार, किंग ऑफ ईस्टर्न बंगाल। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया। ही डिफीटेड केदार, किंग ऑफ ईस्टर्न बंगाल। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया। ही डिफीटेड केदार, किंग ऑफ ईस्टर्न बंगाल। तथा वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया एंड ब्रोट आइडल ऑफ शिला माता फ्रॉम देयर। तथा वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया एंड ब्रोट आइडल ऑफ शिला माता फ्रॉम देयर। वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया एंड ब्रोट आइडल ऑफ शिला माता फ्रॉम देयर। तथा इसे आमेर में स्थापित करवाया। तथा इसे आमेर में स्थापित करवाया एंड इंस्टॉल्ड इट एट आमेर। तथा इसे आमेर में स्थापित करवाया एंड इंस्टॉल्ड इट एट आमेर।
तथा इसे आमेर में स्थापित करवाया, इंस्टॉल्ड इट एट आमेर। यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। शी इज टोटलरी डाइटी ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर। यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। शी इज टोटलरी डाइटी ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर। यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के कछवाहा वंश की क्या है? ये तो मुख्य मंदिर है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी देखो ये अपने एक जगह सांगानेर, तो सांगानेर का नाम सांगा जी के नाम पे। इन आमेर वालों में पहले कोई एक बंदा हुआ था, उसका नाम क्या था? सांगा। सांगा ने नेर बसा, इसलिए नाम क्या हो गया? सांगा। तो वो यहाँ के लोक देवता है सांगानेर के। तो उनका सांगा जी का मंदिर भी किसी ने बनवाया, तो किसने बनाया था? मानसिंह। एक आपने चांदपोल भी हनुमान जी का मंदिर है। अभी मोदी जी का रोड शो वहीं से शुरू हुआ था, तो चांदपोल वाले हनुमान जी का मंदिर भी किसी ने बनवाया, तो किसने बनवाया था? मानसिंह। तो कहते हैं जयपुर में जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की शिला माता ले राजा मान। कौन कौन से? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की शिला माता ले राजा। बोलो दोबारा बोलो। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की ले राजा। तो राजा मान कहां से लाया था शिला माता की मूर्ति? पूर्वी बंगाल। कहां से ले गया था? पूर्वी बंगाल। किसको हरा के? फिर जहांगीर के टाइम में मानसिंह की ज्यादा जहांगीर से बनती नहीं थी, क्योंकि मानसिंह तो जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? खुसरो को। ठीक है, लास्ट टाइम अकबर कह गया, इस चक्कर में जहांगीर बन गया था। फिर जहांगीर ने इसकी अपॉइंटमेंट साउथ इंडिया में कर दी थी। और वहां साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है एलिचपुर। कौन सी जगह? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो साउथ इंडिया में, वहां एलिचपुर में हुई थी। पूछे मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? देखो, एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। मानसिंह डाइड एट प्लेस नेम्ड एलिचपुर, महाराष्ट्र में। एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। मानसिंह डाइड एट प्लेस नेम्ड एलिचपुर। कौन सी जगह पे मानसिंह की मृत्यु हो गई? एलिचपुर। एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। उपाधियां लिख लो, टाइटल्स। एक उपाधि है मिर्जा राजा। एक उपाधि है फरजंद। क्या कहते उपाधियां बताओ देखिए? मिर्जा राजा और फरजंद। देखो मैंने दो तीन बार आपको ये बात बता दी कि मुगलों में बाबर पहला आदमी था जिसने नाम क्या क्या लगाया था? बादशाह। बाबर से पहले वाले सारे क्या लगाते थे? मिर्जा। और बाद में भी बाबर का बेटा पोता पड़पोता बादशाह लगाते हैं। बाकी वाले जो भाई भतीजे हैं वो नाम क्या क्या लगाते हैं? मिर्जा। तो मिर्जा मुगलों की उपाधि थी। लेकिन मुगलों ने जब बादशाह लगाना शुरू कर दिया था, इसके बाद मुगल अपने किसी खास राजा को क्या उपाधि दिया करते? ताकि उसको फील करवाए कि देख हम हमारे वाली उपाधि तेरे को दे रहे हैं। तेरे को हम पारिवारिक सदस्य समझते हैं, हमारे परिवार की उपाधि तेरे को दे रहे हैं। अकबर का मुख्य सेनापति कौन? मानसिंह। उसने मानसिंह को क्या उपाधि दी? फरजंद का तो मतलब ही बेटा होता है। फरजंद का मतलब ही क्या होता है? तो अकबर कहना चाहता है कि मैं तेरे को उतना ही सम्मान देता हूँ या तेरा उतना ही ध्यान रखता हूँ जितना किसका ध्यान रखता हूँ? मेरे बेटे का। देख ले, 5,000 का मनसब या तो बेटों को देते हैं या हमने किसको दिया है? तेरे को। तो कितने का मनसबदार बनाया था? तो कौन कौन सी उपाधि बताओ? आप लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सुनना देखो, इसकी पहले पोस्टिंग बिहार में रही थी ना। बिहार में पोस्टिंग रही तो इसने एक शहर बसाया था मानपुर। कौन सा बसाया? खुद का नाम मान सिंह, इसलिए शहर कौन सा बसा दिया? मानपुर। कहां पे? बाद में बंगाल जब भेजा गया तो कौन से राजा ने भेजा इसको? अकबर ने। इसलिए वहां पर एक शहर बसाया था, उसका नाम था अकबर नगर। क्या नाम था? आजकल अकबर नगर को बोलते हैं राजमहल। क्या बोलते हैं? तो अपने हेडिंग डाल लो नगर, फिर लिख लो कौन कौन से नगर इसने बसाए थे, टाउन्स। कौन कौन से नगर बसाए बताओ देखे? मानपुर और मानपुर कहां पे? और अकबर नगर कहां पे? बंगाल। अकबर नगर को आजकल क्या बोलते हैं? राजमहल।
कोई पूछे मान सिंह ने कौन कौन से दो नगरों की स्थापना की थी, तो कौन कौन से? मानपुर और अकबर नगर। अपने नाम पे मानपुर बिहार में, अकबर के नाम से अकबर नगर कहां पर बसा दिया? बंगाल। अकबर नगर को आजकल क्या बोलने लगे? राजमहल। अब इसने किले बनवाए थे, कहीं लिख लो किले, फोर्ट्स। जब बिहार में था तो बिहार में एक किला बनाया था, उस किले का नाम था रोहतासगढ़। बिहार में कौन सा किला बनाया? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का जो किला है बिहार में, वो किसका बनाया हुआ है? मानसिंह। फिर अपनी राजधानी आमेर थी तो एक किला आमेर में बना दिया, तो आमेर वाला किला भी किसका बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ है? मानसिंह। और एक किला आपके रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर है, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ा जमुआ रामगढ़। ये जमुआ रामगढ़ वाला भी इसी ने बनवाया। तो ये तो इतना कोई बड़ा किला नहीं है, छोटा है। बाकी आमेर वाला बड़ा किला है, रोहतासगढ़ वाला बड़ा किला है। रोहतासगढ़ कहां पर पड़ता है? बिहार। आमेर जमुआ रामगढ़ दोनों आपके जयपुर। कौन कौन से बनवाए बताओ देखे? रोहतासगढ़, आमेर और जमुआ रामगढ़। रोहतासगढ़ कहां पे? बिहार। आमेर और जमुआ रामगढ़ कहां पे? जयपुर। अब लिखो मंदिर कौन कौन से बनवाए थे? खूब सारा काम करवाया था। तो टेम्पल्स, मंदिर। एक भवानी शंकर मंदिर बनवाया था बिहार में, एक जगह पड़ती है वेकटपुर। वेकटपुर कहां पड़ता है? बिहार। जब बिहार पोस्टिंग थी तो वहीं इसने बनवाया। एक महादेव मंदिर बनवाया था गया में। गया भी कहां पड़ता है? बिहार। एक राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था वृंदावन में। और एक जगत शिरोमणि मंदिर इसके टाइम में बना था आमेर में। बहुत अच्छा बना हुआ जगत शिरोमणि टेम्पल, तो कभी आप देख के आना। आमेर के किले की पिछली वाली साइड में। किले के अंदर जाना ही नहीं, बाहर बाहर से जाओगे तो ही दिख जाएगा आपको। है अंदर भी। वो जगत शिरोमणि नहीं, दूसरा है कोई, कृष्ण मंदिर ही होगा दूसरा। नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर जगत शिरोमणि मेरा देखा हुआ बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो भवानी शंकर मंदिर कहां पर बनवाया? वेकटपुर। वेकटपुर कहां पड़ता है? बिहार। महादेव मंदिर कहां पे? गया। गया भी कहां पड़ता है? बिहार। राधा गोविंद का मंदिर वृंदावन। और जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर। अब सुनना, देखो जगत शिरोमणि के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। मानसिंह की एक रानी थी, उस रानी का नाम था कनकावती। मानसिंह रानी का नाम क्या था? कनकावती। कनकावती का और मानसिंह का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? मानसिंह की जब बंगाल में पोस्टिंग थी तो बेटा जगत सिंह भी इसके साथ में था, और वहां बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया। तो मानसिंह का कौन सा बेटा बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था? जगत सिंह। जगत सिंह की मम्मी का नाम क्या है? वो अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में एक मंदिर बनवाते, इसलिए मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि। क्या नाम है? मुगल राजपूत आर्किटेक्चर है भाई, उस समय मुगलों के साथ संधि थी तो मुगलों का प्रभाव है, राजपूत वंश था तो राजपूत आर्किटेक्चर है। तो पूछे कि जगत शिरोमणि मंदिर कौन सी स्थापत्य कला में बना हुआ है? मुगल राजपूत स्थापत्य कला। किसके द्वारा बनाया गया? कनकावती। कनकावती किसकी रानी थी? मान सिंह। किसकी याद में बनवाया? जगत सिंह। जगत सिंह कौन था? उसका बेटा। वो कहां पे लड़ता हुआ मारा गया था? कहां पे? बंगाल। कहां पे लड़ता हुआ मारा गया था? बंगाल। देखो जगत शिरोमणि मंदिर के लिए आगे लिखना, इसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। इसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। क्वीन कनकावती बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। इसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। क्वीन कनकावती बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। क्वीन कनकावती बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह।
लाइन चेंज करके लिखो। यह मुगल राजपूत स्थापत्य कला में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। यह मुगल राजपूत स्थापत्य कला में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। कहते हैं कि जब मान सिंह मेवाड़ गया था ना, तो वहां चित्तौड़ से भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके आया था। तो इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वो मान सिंह कहां से लेके आया था? चित्तौड़। और चित्तौड़ में भगवान कृष्ण की वो मूर्ति की पूजा करती थी मीराबाई। कौन करती? भाई मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी, पर शादी कहाँ हो रखी थी? चित्तौड़। तो भगवान कृष्ण की पूजा करती। वो जो भगवान कृष्ण की पूजा वाली मूर्ति थी, वो मान सिंह वहां से उठा के कहाँ लेके आ गया था? आमेर। और कौन से मंदिर में लिखी हुई? देखो, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। लाइन चेंज करके लिखना है एक, और बॉक्स में बंद कर लेना। जगत सिंह बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था। जगत सिंह डाइड वाइल फाइटिंग इन बंगाल। जगत सिंह बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था। याद रहेगा ना जगत सिंह कौन है? जगत सिंह बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था। जगत सिंह डाइड वाइल फाइटिंग इन बंगाल। बॉक्स में बंद कर देना इसको। अब लिख लो दरबारी विद्वान। उतारो देखे।
क्या क्या नाम है बताओ। देखिए पहले उसके स्टार लगाओ, पुंडरीक विठल के। पुंडरीक विठल वाली याद रखनी है अपने ज्यादा। संगीत की किताबें देखो, देखिए आप नाम क्या नाम है बोलो। देखिए राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। दोबारा बोलो क्या क्या नाम है। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। तीन तो राग है, माला मंजरी चंद्रोदय। बोलो देखिए नाम क्या क्या नाम है। माला मंजरी। फिर मान सिंह ने कहा खाली राग निकालने से पार नहीं पड़ेगी, नाच। तो उसने एक कौन सी लिखी, नर्तन निर्णय। तो चार कौन कौन सी बताओ। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन। कौन कौन सी बताओ। राग माला, फिर मुरारीदास की। अरे रुकना, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिखो, उल्टी करना भाई। मुरारीदास की मान प्रकाश, जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। अब बोलो देखे, मुरारीदास की कौन सी है, मान प्रकाश, और जगन्नाथ की कौन सी है, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदास की बोलो देखिए कौन सी किताब है, मान प्रकाश। जगन्नाथ की कौन सी है, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। पुंडरीक विठल वाली बताओ तीनों, चारों सॉरी। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, मुरारीदास की मान प्रकाश, जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ की कौन सी, मान प्रकाश, और मुरारीदास की, सॉरी जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली और मुरारीदास की मान प्रकाश। पानी वानी पी के जाओ आप।